गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी कम। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलो, कैन वी स्टार्ट? सच्ची सच्ची बताएंगे, आप रिवाइज कर रहे हैं 2 दिन की क्लासेस? डिड यू रिवाइज? पक्का? आज पूछ लो कुछ भी। श्योर? कंफर्म? लेकिन उससे पहले आपने मुझे बोला नहीं, क्या प्यार से क्या बोलेंगे? राधे राधे। देखो, इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको राधे राधे ही बोलना है। आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनका नाम लीजिए, पर नाम लीजिए। ऊपर वाले को हर काम में अपना जो है ना साथी बना लो, ताकि अगर कर्म करें और कांड हो जाए तो थोड़ा सा ब्लेम ऊपर वाले पे भी डाल दें। दोस्त बना लो उसको। ऊपर वाले को याद रखना चाहिए। दोस्त बना के देखो, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। अरे सारे बताएंगे, ठीक है? बढ़िया चल रही हैं क्लासेस? श्योर? ऑनलाइन सही चल रहा है सब? दोनों सब्जेक्ट मैनेज हो रहे हैं? दोनों बढ़िया चल रहे हैं? यहाँ था या ना था? आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ, ये ना था या हाँ था? देखो, हाँ ऐसे होता है, ना ऐसे होता है। कह रहे नो मैम, नहीं कह रहे यस मैम, है ना? चलो, ऑनलाइन बताओ बच्चा, आपसे भी पूछा मैंने तो। ऑल गोइंग गुड? कहीं लटके, कहीं अटके, कहीं भटके? दोनों सब्जेक्ट्स मैनेज हो रहे हैं अलॉन्ग विथ प्रीवियस 2 सब्जेक्ट्स? चलो, इकोनॉमिक्स को मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि प्लीज़ पढ़ते रहिए साथ में। दोनों सब्जेक्ट्स जो अब आपके नए नए स्टार्ट हुए हैं, हाँ वहाँ पे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, वो भी सेटल हो जाएगा आशीष, ठीक है? उसमें थोड़ा सा लर्निंग पार्ट ज़्यादा है, उसमें फोकस करेंगे, वो भी निपट जाएगा। और जो मैं आपसे कह रही थी, प्लीज़ 2 सब्जेक्ट्स जो हैं अब इनको साथ में चलाइए, बिकॉज इनके ख़त्म होते ही आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम कि आप सोचो कि बाद में पढ़ लेंगे। एक बार कोर्स को निपटने देते हैं। इकोनॉमिक्स का कोर्स बहुत ज़्यादा है, 26 चैप्टर्स हैं और सभी कॉन्सेप्चुअल हैं, कहीं पे भी रटने का कोई स्कोप नहीं है। इस बुक का लास्ट चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम लर्न करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर 25 चैप्टर्स जो है वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग की नसों को खोल के ही बैठना पड़ेगा क्लास में। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। रटने की कोशिश करोगे, काम नहीं बनेगा, परेशान हो जाओगे, रटोगे नहीं। तो अभी तक मैंने आपके साथ ना 2 क्लासेस में ना बड़ा बेसिक मैं बातें करती रही हूँ, और ये बेसिक बातें करना ज़रूरी भी बहुत था, क्योंकि मुझे आगे के टॉपिक्स अब जो पढ़ाने हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, मैं अब डायरेक्टली नाम लिया करूँगी। CRR, SLR, RR, RRR, आपका रिवर्स रेशियो, कॉन्सेप्ट अब आपको मैंने दे दिए हैं। तो अब हम बार बार मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आई होप अब हमें इतना कॉन्टेक्स्ट क्लियर है चीज़ों का, इतना हमें जो है रिटेन हो गया होगा कि अगर RR है तो उसके कम या ज़्यादा होने से मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर मेरे पास CRR कम या ज़्यादा है उस पर क्या इम्पैक्ट देगा वो मनी सप्लाई पर। ये बेसिक बातें मैंने 2 क्लासेस में एकदम दिमाग में आई गेस की बैठ चुकी होंगी, करेक्ट? अब आगे सुनेंगे। अच्छा, मुझे एक और आपका फीडबैक चाहिए, एंड ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, ऊपर ऊपर वाला ऐसे बनावटी बातें नहीं। इंटरेस्ट आया 2 क्लासेस में, क्योंकि टॉपिक्स वो थे जो कहीं ना कहीं 11th-12th में अपने नाम ज़रूर पढ़े थे, बट आई एम श्योर इतना इन डेप्थ एनालिसिस हुआ नहीं था। तो क्या थोड़ा सा भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना? बिकॉज इंटरेस्ट अगर बनता है ना तभी मज़ा आता है पढ़ने का, एंड अदर वे राउंड इंटरेस्ट नहीं भी बनेगा तो भी पढ़ना है। बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स में पास हो भी गए, इको में रह गए, तो फाउंडेशन तो नहीं निकलेगा। तो जब पढ़ना ही है तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, उसको बर्डन लेके नहीं पढ़ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी ज़्यादा होती हैं ना
उतना ज़्यादा जो है ना आगे बोझ को उठाने में लंबे समय तक आप टिक नहीं पाओगे। सो इसको इन्जॉय करो, इस जर्नी को, चीज़ों को समझो और फिर आगे जो है आप बढ़ते रहिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। यस मैम, मज़ा आ रहा है। यस यस यस, गुड, ग्रेट। ठीक है, तो आप लोगों का यही जो यस वाला फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ। बाकी बातें क्लास के साथ साथ करते रहेंगे, चलिएगा। और जब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे, बातें नहीं करेंगे। ठीक है, बातें कब करेंगे? जब एमी आउट ऑफ द ट्रैक मैंने कुछ पूछ लिया। चलिएगा, शुरू करते हैं। फिर मैं एक बार आपको बताती हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा है, आप ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। मैंने आपके साथ पिछले 2 दिनों में कुछ रेट्स मैंने शेयर किए हैं और अभी तक मैंने किसी भी टॉपिक की आपको जो है हेडिंग नहीं पढ़वाई है। यानी कि मैंने आपको ये नहीं पढ़वाया कि हम जो है अगर रिज़र्व रेशियोज़ पढ़ रहे हैं तो ये 2 हैं, अगर हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हम जो है क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग जो है रेपो रिवर्स रेपो पढ़ रहे हैं तो हम LAF पढ़ रहे हैं। मैंने अभी तक ये सब नहीं समझाया, मैंने सिर्फ आपको बेसिक रेट्स समझाए हैं, उनके मीनिंग समझाए हैं। आज हम इसको आगे जो है कैटेगराइज करेंगे। सुनिएगा। मैम, आई हैव जॉइंड टुडे, विच चैप्टर आर वी डूइंग? वी आर डूइंग 10th यूनिट ऑफ वॉल्यूम 2। ठीक है अदिति, 2 क्लासेस हो चुकी हैं बच्चे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ उन दोनों क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पूरा बैंक्स का वर्किंग मैंने एक्सप्लेन किया है, रेशियोज़ एक्सप्लेन किए हैं, वो 2 क्लासेस आपको अभी देखनी है। अभी मतलब अभी मत मुझे कहीं बंद करके तुम क्लास देखने बैठ जाओ, आज कल में उसको निपटा देना, कोशिश करना आज ही आप देख लें। ठीक है, बेसिक है उसके अंदर, समझ में आएगा। चलो अभी सुनो ध्यान से। हमारे पास ना दोस्त क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। टूल्स, आप इनको इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हो। मैं कुछ लिखने को कहूँ वो तो लिखना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू फील लाइक राइटिंग तो आप अपने भी जो है बुक्स में उसको नोट कर सकते हो। और प्लीज़ एक आदत ज़रूर बनाना, स्पून फीडिंग तो मैं नहीं करूँगी कि ये लिख लो ये लिख लो। आपको खुद को पता है कि आपको लंबे समय तक चीज़ों को रिटेन करने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, यू हैव अदर 3 सब्जेक्ट्स एज वेल टू मैनेज। तो आपको कहीं पे भी कुछ लगे इम्पॉर्टेंट है, आपको मेरे यहाँ पे लिखी हुई चीज़ को बुक पे नोट करने से आगे चल के उससे हेल्प मिलेगा, तो प्लीज़ उसको अपने एंड पे भी नोट कर लो। वो आपकी बुक है, आपकी एसेट है, आपकी चीज़ है, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा आप उठाएंगे। मुझे जो लिखवाना है वो तो मैं बोल ही दूंगी, पर आपको लगे कि मेरे से कोई बात ऐसी निकली है जो आपको लिखनी चाहिए, प्लीज़ बच्चा आप ज़रूर लिख लीजिएगा। मैम, बुक्स कब तक मिलेंगी? हैं, ऑनलाइन वालों को बुक्स नहीं मिली, ऐसा है क्या कुछ? इन केस नहीं भी मिली, नॉट एन इशू, आप अपने सॉफ्टवेयर पे चेक करो। फ़िलहाल के लिए आपको जो है सॉफ्ट कॉपी आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, रास्ते में होंगी, अचानक से आएंगी, आजकल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, मौसम ख़राब है, कहीं रुक गई होंगी रास्ते में, है ना। कार्तिक दिल्ली से हो? अच्छा, ऑनलाइन में भी मिली नहीं है तो ठीक है, वो डिस्पैच हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, आपको मिल जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग स्क्रीन पे मैं दिखाई देती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ, और आप सॉफ्टवेयर से भी सॉफ्ट कॉपी देख सकते हो। डन, चल अब आ जाओ। सो ये जितने भी हमने अभी तक रेट्स पढ़े हैं ये सब इंटरेस्ट रेट ही होते हैं, आगे सब कैटेगराइज कर दिए हैं। ये टूल्स बेटा 2 तरह से क्लासिफाइड हैं, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरे रहते हैं क्वालिटेटिव। ये आपने नाम ज़रूर पढ़े होंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं, मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं बेटा, वो टूल्स होते हैं जो हमारी इंटायर इकोनॉमी के मनी सप्लाई को इम्पैक्ट डालते हैं। एज इन मैम समझ में नहीं आया। मान लीजिए बेटा जी, मेरा आरबीआई क्या करता है, मेरा आरबीआई CRR को बढ़ा देता है, मेरा आरबीआई SLR को बढ़ा देता है।
क्या बेटा CRR और SLR के बढ़ने से अब रिजर्व्स में पैसा मुझको ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को, जिसकी वजह से लोनेबल फंड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्या ये बेटा मनी सप्लाई मैंने ये बोला सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कम होगा? क्या मैंने ये बोला कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब लोन लेने आएगा ना उन्हीं के लिए मैंने मनी सप्लाई कम किया है? क्या मैंने ये बोला कि अगर इंडस्ट्रीज आएंगी ना, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर आएगा ना, मतलब क्या मैंने किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फंड्स कम किए हैं? नहीं। अगर मैं CRR और SLR को कम करती हूं या मैं बढ़ाती हूं, उसका जो आफ्टर इम्पैक्ट है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे नहीं आता है, वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे नहीं आता, वो इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पर आएगा। जो भी पैसा लेने के लिए आएगा या जो भी पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई एज अ होल कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा आप चेक करो, अभी रीजन भी मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि पैसा रिजर्व्स में ज्यादा चला गया है। बैंक्स के पास है ही नहीं ना पैसा आगे लोन पर देने के लिए, या ये कह लो कि पहले से कम है लोन पर देने के लिए, तो मनी सप्लाई पूरी इकोनॉमी की कम हुई है। अब वहीं दूसरी ओर मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि हमको ना इंडिया का ना लिटरेसी लेवल को ना बढ़ाना है। तो आप लोग क्या करें, आप ना एजुकेशन, RBI हर एक बैंक को बोल रहा है आप एजुकेशन लोन के रेट को ना सस्ता कर दो। अब जो भी एजुकेशन पर्पसेस के लिए लोन लेने आएंगे, अब्रॉड स्टडीज करने जाना है वो लोन लेने आएंगे, क्या बेटा अब सिर्फ उनके लिए इंटरेस्ट रेट कम हुआ है या हर कोई आ जाए, चाहे वो आपका इंडस्ट्री से आए, चाहे वो आपका किसी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से आए, क्या मैंने सबके लिए इंटरेस्ट रेट कम किया है? सबके लिए नहीं किया। अब जो इम्पैक्ट आ रहा है ना वो किसी सेक्टर स्पेसिफिक पर आ रहा है, यानी कि अब बात क्वालिटेटिव पे आ गई है। सो क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं, मुझे नहीं पता आपने 11th-12th में आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो याद नहीं है, वॉट एवर द केस में भी, अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं कि मनी सप्लाई पूरी इकोनॉमी के लिए कम होती है या पूरी इकोनॉमी के लिए बढ़ती है, पर क्वालिटेटिव सेक्टर स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जहां पर हम हर किसी के लिए काम नहीं करते, हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई को बढ़ाने या मनी सप्लाई को कम करने का काम करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला हमारे यहाँ पर ना, हमारी इकोनॉमी में ना रियल एस्टेट जो है ना वो आउटग्रो कर गया है, यानी कि आपने जो लोन प्रोवाइड किया है किसी भी बिल्डिंग को, लैंड को, कमर्शियल को, रेजिडेंशियल प्लॉट्स को, फ्लैट्स को खरीदने के लिए ना, हे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स तुम कर क्या रहे हो, तुमने लोन का रेट यार 5% कर दिया है, ये तो इतना सस्ता है, हर कोई आ रहा है और हर कोई लोन लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइजेस उसके जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड मीट आउट नहीं हो रही है, प्रोडक्शन तो इंस्टेंट आएगी नहीं। तुम जरा इस रेट को 5 नहीं 8% कर दो। क्या ये 8% का रेट अब हर कोई किसी भी पर्पस के लिए लोन लेने आए, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे मैरिज के लिए, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे इंडस्ट्री बनाने के लिए, चाहे प्लांट एंड मशीन, सबके लिए हो गया क्या? नहीं, इन सब में से केवल एक सेक्टर के ऊपर मैंने असर लेकर आई हूं। These are qualitative tools. क्वालिटेटिव का मतलब ये नहीं कि कोई क्वालिटी सामने निकल के आएगी, एज द नेम सजेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑपोजिट है, उसके नाम के अंदर उसका मीनिंग नहीं छुपा है। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव, दे डायरेक्टली, हाईलाइट करेंगे डायरेक्टली अक्षर को, दे डायरेक्टली इम्पैक्ट मनी सप्लाई, पेज नंबर है आपका 268, they directly impact the money supply in the entire economy including sectors। कोई भी सेक्टर, यहाँ पे तो चलो 2-4 नाम लिखे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई सेक्टर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, सच एज मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, बी इट एनी सेक्टर, सब पर इम्पैक्ट आएगा। क्लियर है ये बात? अब हमने उसके अंदर एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, किसका? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनको मैं ऑल टुगेदर रिजर्व रेशियोज के नाम से जानती हूं।
अब बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप, अब आप ये सब चीजें पढ़ोगे ना, अब आपको लगेगा ये हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं। 2 दिन की क्लास में मैंने सिर्फ आपको यही तो समझाया है। आगे सुनेंगे। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व्स एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। अब आपकी बुक आपको एनडीटीएल का मीनिंग नहीं देगी। क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है? मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। क्या होती है हमारी एनडीटीएल? क्या इसके अंदर सिर्फ कासा आता है? कासा क्या था? करंट और सेविंग अकाउंट्स। कासा किस में आता है? टाइम में या डिमांड में? डिमांड डिपॉजिट्स में। और टाइम में कौन आती थी मेरे पास? एफडी और आरडी। दोनों के टोटल को मैं डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज बोलती हूं। पर अक्षर ना बेटा आगे नेट भी तो लगा होता है। ये नेट से मतलब क्या होता है? नेट से मतलब ये है भाई, कासा में पैसा आता भी है, लोग जमा भी करवाते हैं, विड्रॉ भी करते हैं। ऐसे ही आपका एफडी आरडी में पैसा आता भी है और लोग जो है अपनी एफडी मैच्योर भी करवाते हैं या तोड़वाते भी हैं। तो आ रहा है पैसा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, उसको नेट मैंने बोला हुआ है। अब जो नेट रहता है ना, आया गया सब कुछ माइनस करके, उसके ऊपर ये वाले रिजर्व्स की परसेंटेज कैलकुलेट होती है। क्या ये सब हमने वर्किंग में पढ़ा था? यही सब पढ़ा था। आगे, और आरबीआई अप्रूव्ड एसेट्स। आरबीआई अप्रूव्ड एसेट्स कौन से हो सकते हैं जी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है, कैश, गोल्ड। यानी कि हमारा आरबीआई जिन जिन चीजों को अप्रूव करेगा कि कमर्शियल बैंक तुम पैसा इस फॉर्म में रख सकते हो, उनमें हम रखेंगे। और आरबीआई किस चीज में अप्रूव करवा रहा है कि सीआरआर तुम कैश में रखो, एसएलआर तुम कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखो। करेक्ट है बात? आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारा कमर्शियल बैंक लेटर से वो कह रहे हैं कि देखो देखो, आपने आरबीआई मुझे बोला है कि एसएलआर ना 10% रखो। क्या मैं 10% में से 2% जो है मैंने ना प्लांट एंड बिल्डिंग में रखा है पैसा, क्या वो एसएलआर का हिस्सा बन पाएगा? वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो आरबीआई अप्रूव्ड एसेट नहीं है। तो प्लीज एक एक अक्षर पर फोकस करना है, हमको लॉजिक्स को समझना है, हमने रट्टे नहीं मारने हैं। इको का पेपर रट के नहीं क्लियर होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बुक में नहीं मेंशन्ड है, अपार्ट फ्रॉम दोज वो पूछेगा। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कुछ ना कुछ करके आंसर तक पहुंच जाओगे, नहीं तो अक्षर नए देखते ही घबरा जाओगे। ओके, आगे सुनेंगे। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, सीआरआर और एसएलआर। उसके बाद अगला क्वांटिटेटिव टूल कौन सा होता है दोस्त? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब मुझे बताओ, बाइंग और सेलिंग होती थी ओएमओ में। अगर आरबीआई कह रही है, रिवाइज करवा दो मुझको, अगर आरबीआई कह रही है मनी सप्लाई बढ़ाऊंगा, तो वो इशू करेगा या रिडीम करेगा? चलो आसान अक्षर मैं फिर भी आपको लिखवाती हूं। बाय करना यानी कि इशू करना, और अगर वो सेल कर रहा है, बाय करना, रिडीम करना, पैसा दे रहा है, और सेल करना, नई सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है। करेक्ट है? तो ये भी अक्षर आपको दिख सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग बहुत जो है यूजुअल सा जनरल सा वर्ड है, पर रिडीम और इशू भी हो सकता है। इशू करना यानी कि नई सिक्योरिटीज को बेचना, और बाय करना यानी कि जो लोगों के पास सिक्योरिटीज थी उनको वापस लेके उसके अगेंस्ट पैसा देना, रिडीम करना। तो अब मेरा सवाल आपसे, ओएमओ के थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो बाय करेगा या सेल करेगा? तो ये बाय करेगा, बदले में क्या देगा? लोगों को पैसा देगा। यही तो इसकी मंशा थी मनी सप्लाई को बढ़ाने की। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या मैंने कहीं पर भी ये बोला कि केवल उन्हीं सेक्टर्स का बाय करेगा जो ना इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं, केवल उन्हीं का ही जो है ना सिक्योरिटीज ये बाय करेगा? या केवल ना एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं ना जो, केवल उन्हीं को ही ये जो सेल करेगा? डिड आई से एनीथिंग लाइक दैट? तो क्वांटिटेटिव रहा या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव रहा, इसीलिए तो क्वांटिटेटिव में आ रखा है। So if anything is stated under any heads, it has a reason behind it.
आपको रट्टे मारने की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव की अगर मैं बात करूँ, ये आगे दो में क्लासिफाइड हैं, रिजर्व रेशियोज और मेरे पास OMO। ये आगे फिर दो में CRR और SLR और OMO थर्ड कैटेगरी। ये नहीं आएगा, टाइप्स नहीं आएंगे, जस्ट आपको सिंपल बनाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। टाइप्स नहीं पूछता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स आर देयर, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। आगे चलेंगे, सुनेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चेक करेंगे अगला टॉपिक। अब आते हैं बेटा क्वालिटेटिव पे। फिर से मेरे बच्चे मुझे याद दिलवाएंगे, ये टूल सेक्टर स्पेसिफिक होगा या इंटायर इकोनॉमी के लिए होगा? सेक्टर स्पेसिफिक होगा। पढ़ के तो देखो, दीज आर सिलेक्टिव टूल्स that have an effect in the money supply of a specific sector। एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट लेकर आएगा। सिलेक्टिव टूल्स हैं, जनरल टूल्स नहीं हैं। सिलेक्टिव टूल्स हैं, डेलिबरेटली हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं अगर, तो इन टूल्स का इस्तेमाल होता है। नाउ व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है? जेब से जो पैसा क्लाइंट को खुद देना है। आप मुझे सोचकर बताओ, मैंने अभी रियल एस्टेट का एग्जाम्पल लिया। रियल एस्टेट में हम कहते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको हम 70 लाख का लोन देंगे, 30 लाख का क्या है फिर? ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब RBI कह रहे हैं कि सुनो सुनो, मनी सप्लाई को बढ़ा दो, लोगों को और इनकरेज करो कि वो लोग क्या करें, वो लोग लोन ले लें। किसके लिए? घर खरीदने के लिए। तो बोलो बेटा, ऐसे केस में घर खरीदने के लिए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, घर लोग खरीद पाए इसके लिए हो सकता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन को कम कर दे, हो सकता है इस काम के लिए वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दें। अलग अलग रास्ते हैं ना, GPS आपको एक रूट थोड़ी ना बताएगा, आपको रीरूट भी कर देगा। रास्ते तो अलग अलग हैं ना, पर इम्पैक्ट किस पर आ रहा है? अल्टीमेटली इम्पैक्ट केवल रियल एस्टेट पर आएगा। हेंस क्वालिटेटिव, हेंस क्वालिटेटिव। गॉट माई पॉइंट? मैं बहुत बेसिक से करवाती हूँ, मैं बहुत लॉजिकल रीजनिंग देती हूँ चीज़ों की, कि आपको फिर से वही बात कि आपको रटना ना पड़े। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। मेरे सामने बेशक नहीं, पर आप खुद से सवाल करना घर जाने के बाद, जब खुद रिवाइज करते हो। सच्ची सच्ची बताओ, मुझसे झूठ बोल लोगे, खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे, ऊपर वाले से झूठ नहीं बोल पाओगे। घर में 2 दिन जो रजिस्टर में या बुक में कहीं से कुछ भी रिवाइज किया, कितना टाइम लगा? अगर 2 घंटे की क्लास मैंने यहाँ पर ली है, घर में रिवाइज करने में कितना टाइम, कितना? 5 मिनट लग रहे हैं। और किसी ने किया हो रिवाइज? नहीं, मुझे ऑनेस्टली बताओ, 5 मिनट लग रहे हैं तो 5 मिनट बोलो, 4 घंटे लग रहे हैं तो 4 घंटे बोलो, पर बोलो कितना टाइम लगा? बोलो ना, सिर्फ गर्दन नहीं हिलाओ, गर्दन सब हिला रहे हो, मुझे बताओ एक्चुअल में कितना टाइम लगा? ऑनलाइन आप लोग भी बताओ। 10 मिनट लगे। अच्छा, 10 मिनट लगे। 2 घंटे की क्लास, 10 मिनट, ऐसा कैसा जादू? मैंने कोई बातें थोड़ी ना ज़्यादा की थी कि सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ाया था मैंने पूरे 2 घंटे में से, और 10 मिनट आपने रिवाइज किया। जस्ट बिकॉज आप लॉजिकली स्ट्रांग बन रहे हो, और धीरे 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 आप ना, जहाँ पे मैं रीज़न बताना भूल जाऊंगी ना, आप खुद मुझसे पूछने लग जाओगे, मैम इसका वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। आपको रटना नहीं है, रटने पर नहीं जाना है। चलो ग्रेट, ऑनलाइन सब बोल रहे हैं, अनुराधा, आयुष, पार्थ, प्रबदित, ओके। 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो कोई भी 10-15 से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि कल ही पढ़ा था और कॉन्सेप्ट भी पक्का हो गया। ग्रेट, 15 मिनट, चलो गुड। सुनेंगे अब आगे। तो अगर मैंने क्या किया, रियल एस्टेट को लोन बढ़ाने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम की या इंटरेस्ट ऑन लोन कम किया, तो मैंने सेक्टर स्पेसिफिक होने की बात करी, मैंने क्वालिटेटिव टूल जो है वो लगाया। आगे चेक करेंगे दोस्त, हमने मॉरल सुएशन नहीं पढ़ा था। मॉरल सुएशन में ना कोई इंटरेस्ट रेट की बात नहीं होती है। इफ़ यू पीपल रिमेंबर, अगर आपने 12th में पढ़ा हो या 11th में, जब भी था ये चैप्टर आपके कोर्स में, तो हमारे पास मॉरल सुएशन क्या होता है? बातों से लोगों को प्रभावित करना, मॉरली परसुएड करना। आप मीटिंग्स बुलवाओगे, आप कन्विंस करोगे अपने बैंक्स को। मतलब RBI
कोशिश करेगा किसको कन्विंस करने की, शेड्यूल्ड बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, वो कोशिश करेगा, बोलेगा कि देखो आजकल ना हमारी जो इकोनॉमी है ना उसका जीडीपी ना बहुत कम होता जा रहा है, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं ना वो लोग जो है ना उनको पैसा नहीं है, उनको ना हमें पैसा देना है। देखो ना बैंक कुछ हो सकता है क्या, अरे आईसीआईसीआई देखो ना कुछ कर सकते हो क्या तुम, अरे बीओबी देखो ना तुम कुछ कर सकते हो क्या, अरे एसबीआई के मैनेजर आप भी देखो ना अपने एंड पे अपनी बैंक्स में देखो ना कुछ है क्या गुंजाइश रेट को कम करने की ताकि वो लोग ज़्यादा लोन लेने आए। क्या बेटा मैंने कोई पॉलिसी बना दी कि आप लोगों को अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ना लोन कम रेट पे देना ही देना है और पहले 10 था तो अब 8 पे ही देना है? क्या मैंने ऐसे बोला? नहीं बोला, मैंने सिर्फ अनाउंसमेंट्स की। आई एम ओनली ट्राइंग टू कन्विंस दीज बैंक्स कि देख लो कुछ हो सकता है। तो अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ कुछ कर लो। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ नहीं रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, प्रोडक्शन नहीं करते, मेरा जीडीपी पे इम्पैक्ट आ रहा है। मेरा तो 2047 तक का सपना है कि मेरे को तो जाना है कहाँ पे, टॉप 3 में, मैं अभी तो 4थे नंबर पे चल रहा हूँ। तो इस तरीके से बातें करना कन्विंस करने का काम होता है अगर, तो उसको मैं मोरल सुएशन में बोलती हूँ। So the RBI convinces banks to keep money in government securities rather than certain sectors. कि आप किसी सेक्टर में, अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश करना, ये मुझे बता सकते हो ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये लाइन मनी सप्लाई को कम करवाएगी या बढ़ाएगी? ये लाइन मनी सप्लाई को कम करवाएगी या बढ़ाएगी? ये मनी सप्लाई को कम करवा रही है। आप पढ़ो ना, आरबीआई कन्विंसेस बैंक्स टू कीप मनी इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में पैसा रखो, सर्टेन सेक्टर्स तक मत जाने दो, जाएगा तभी तो मनी सप्लाई बढ़ाएगा ना। तो वो क्या, अब इसमें मॉरल सुएशन पर आपको मॉरली क्या परसुएट कर रही है, क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि सर्टेन सेक्टर्स तक पैसा मत पहुंचाओ, इससे अच्छा ना तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल दो। समझ पा रहे हो? और अगर उसको मनी सप्लाई को बढ़ाना होता तो वो कहती है सर्टेन सेक्टर्स को दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम डालो, मैं एसएलआर कम कर देती हूं तुम्हारे लिए। समझ पा रहे हो? सो अब रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना? क्योंकि यहां पर लाइन मनी सप्लाई को कम कराने की दी है, वो हो सकता है इंस्टीट्यूट आपसे बढ़वाने के लिए पूछ ले, आप क्या करोगे? हो सकता है अभी हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, वहां पे जितने भी टॉपिक्स है ना वहां पे मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट आपसे बढ़वाएगा नहीं, वो आपसे उल्टा करवाएगा, कम करवाएगा, क्योंकि उसने कम करवाने वाली लाइंस बुक में दे ही नहीं रखी, वो ये हरकतें करता है। सो एट एनी कॉस्ट आपको समझना ही पड़ेगा। चलो जी, मैंने तो पढ़ा था मॉरल सुएशन वो होता है जब आरबीआई एडवाइस देता है, तो मैंने भी तो एडवाइस ही किया है, आरबीआई हूं मैं, तो मैंने भी तो कन्विंस किया है। कन्विंस कैसे करेंगे? एडवाइस देकर। मेरा और आप में कुछ मिसमैच हुआ क्या? मिसमैच हुआ क्या? यही तो था, कन्विंस करना है, एडवाइस देना है, तो बातों से, अनाउंसमेंट से, मीटिंग से, ऐसे ही तो काम होगा बच्चा। कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बच्चा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। दिस इज नथिंग बट इसी का दूसरा नाम, तो इसको आप प्लीज लिख लो। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलो या आप क्वालिटेटिव टूल्स बोलो, ये एक ही बात होती है। और उसके बाद ना बेटा एक डंडी मार देना, एक लाइन खींच देना, ये टॉपिक अब अलग है बच्चा। यूजुअली जो है ना ये प्रिंट ऐसे हो गया है, ठीक है, वो लग रहा है कि ये सभी क्वालिटेटिव टूल्स हैं, पर ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव टूल्स यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। क्वालिटेटिव टूल्स भी दो ही हैं हमारे कोर्स में, एक मॉरल सुएशन, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये तो उसी का ही दूसरा नाम है, इन्होंने अलग टॉपिक डाल दिया। पर यहाँ पर आपका क्वालिटेटिव ख़त्म हो जाता है, अब ये नए कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं टूल्स के, ये अदर टूल्स हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है मेरे लाल मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ना मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है, नाम से अब आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। मार्केट यानी कि हमारी इकोनॉमी, उसको स्टेबल करने के लिए कुछ स्कीम बना रहा है आरबीआई। अब ना क्या हुआ, आप समझने की ना इसको कोशिश करना। यहाँ पे लिखा जो है ना, आप पढ़ के देखो, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम आरबीआई, ओके, such borrowing being additional to its normal borrowings and issues treasury bills dated securities। पल्ले पड़ा कुछ
कुछ समझ में आया? मुझको इंग्लिश को हिंदी में नहीं चाहिए लाइन, मुझे लॉजिक चाहिए, लिखा क्या है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है इसका। समझ में आया? क्या समझ में आया? आई वॉन्ट यू टू आंसर, क्या समझ में आया? यही रीज़न है कि पहले मैं खुद प्रवचन देती हूँ, फिर बुक से पढ़वाती हूँ। बुक से पढ़ना यानी कि अपना दिमाग खराब करना। दिमाग में पहले समझा होगा ना कुछ, तो बुक की रीडिंग लगेगी, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, पढ़ा तो हुआ, रिवाइज ही तो कर रहे हैं। सुनिएगा आप ध्यान से। व्हाट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम? कई बार ना बेटा क्या होता है, कई बार ना क्या होता है, मान लीजिए आप एफडीआई एफपीआई तो अक्षर समझते होंगे, हमारे कोर्स का पार्ट है, पर अभी अगर मैं हल्के में बात को ख़त्म कर दूं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा इंडिया में आना, इन वर्ड एफडीआई, बाहर इंडिया का पैसा बाहर जाना, ये भी इन्वेस्टमेंट है, पर इंडिया की बाहर जा रहा है पैसा, तो आउटवर्ड एफडीआई। और एक होता है एफपीआई, फॉरेन, बताओ फुल फॉर्म बताओ एफपीआई की। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज एफपीआई? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सुनेंगे अब ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमारे कोर्स का यूनिट नंबर 15 इसी को ही डील करेगा। सो एफडीआई और एफपीआई क्या होता है? एफडीआई में बेटा पैसा जब हमारी कंट्री में आता है या हमारी कंट्री से बाहर जाता है, तो वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, वो पैसा फिजिकल एसेट्स में जाता है। आज एप्पल अपना प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में खोल ले, या टाटाज अपना प्रोडक्शन यूनिट कनाडा में खोल ले, यूनाइटेड स्टेट्स में खोल दे, यूके में खोल ले, दिस इज एफडीआई। पर अगर एप्पल कंपनी रिलायंस की कंपनी के शेयर्स में खरीदती है, शेयर्स में पैसा डालती है, दिस इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर टाटा कंपनी एप्पल कंपनी के शेयर खरीदती है, तो आउटवर्ड एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि आउटवर्ड रही, इंडिया से बाहर गया। यानी कि पैसा अगर फिजिकल एसेट में इंडिया से बाहर या इंडिया में आता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है डायरेक्ट नेचर की। पर अगर पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में आता है, शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, हमारा पैसा बाहर की कंपनी के शेयर्स में, बाहर का पैसा हमारी कंपनी के शेयर्स में, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत बारीकियां है, पर वो चैप्टर में हम कंसिडर करेंगे। अब सुनना आगे, ध्यान देना। मान लीजिए बेटा जी मेरी कंट्री में, मेरी इंडिया में बहुत सारा एफडीआई और एफपीआई के थ्रू पैसा आया। अभी थोड़ा थोड़ा हिंट आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारा पैसा ना बेटा मेरी इंडिया में आ चुका है। अब क्या लग रहा है आपको, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा? अब आरबीआई को फिर से परेशानी होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो। अब मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करना चाह रहा है, यानी कि मार्केट मेरी इकोनॉमी में पैसा आया जिससे इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, ये ना हो, स्टेबिलिटी रहे, इसके लिए मैं एक स्कीम बनाता हूं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। उल्टा भी हो सकता है, पैसा बाहर ज्यादा इन्वेस्ट हो गया इंडिया से, पैसा एफडीआई एफपीआई के रूप में इंडिया से कनाडा ज़्यादा चला गया, तो फिर क्या होगा, मनी सप्लाई मेरी अपनी कंट्री का कम हो चुका है। तो इधर वे राउंड अपने को इकोनॉमी में स्टेबिलिटी तो वापस लानी पड़ेगी ना। तो मैं बनाती हूँ एक और उसका तरीका है एमएसएस का, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का। अब ये पैसा क्या करेगा आरबीआई, ये पैसा आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। कैसे दे देगा? परचेज करेगा क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज मतलब जो जिनके ऊपर डेट मेंशन्ड हो, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो मैच्योर हो जाएंगे। इनमें वो पैसा जो है वो रख लेगा। मतलब आप समझने की कोशिश करो, है ये भी सरकारी डिपार्टमेंट, है ये भी सरकार, पैसा सरकार में ही घूम रहा है, मार्केट तक तो नहीं आ पा रहा ना। और मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने से पहले ही उसको रोक दिया गया है। दिस इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब फिर से समझने की कोशिश करना, ये जो पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रहा है,
बोरो कर रहा है। बोरो ये क्यों कर रहा है, इसको जरूरत थी क्या? नहीं, मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी ना चली जाए, एक प्रकार से हम आरबीआई अपना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सेफ कस्टडी में रखवा रहा है। पर क्या ये एक्चुअल बोरोइंग्स ही हैं? एक्चुअल बोरोइंग्स नहीं। एक्चुअली मैंने बोरो थोड़ी ना किया, गवर्नमेंट को कोई जरूरत थोड़ी ना थी पैसे की। गवर्नमेंट ने तो पैसा अपने पास इसलिए रखवाया कि मार्केट में ना चला जाए। मैंने तो पापा से 2000 की पॉकेट मनी में लेता था, इस बार मैंने पापा को बोला पापा मुझे 1500 ही दे दो, 500 ना अगले महीने दे देना, क्योंकि अगर आपने अभी दिए तो अभी खर्च हो जाएंगे, मुझे ना अगले महीने बर्थडे के अपने दोस्त के बर्थडे पे जाना है, उसको मुझे गिफ्ट देना है। मेरे हाथ में अभी होता ना तो मार्केट में चला जाता, समझो मेरे पास 2000 होता ना तो मैं खर्च कर देता पूरा इसी महीने, सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। पापा 1500 ही मुझे देना, आप 500 अगले महीने देना। तो अभी मैंने क्या किया, टेम्परेरली लिक्विडिटी कम करवा दी। समझ पा रहे हो? पैसा तो मेरा ही है। क्या पापा ने मुझसे 500 रुपए बोरो किए हैं? ना, मैंने अक्षर दे दिया है कि बोरो है, पर एक्चुअल में वो बोरो नहीं है, वो तो अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर अभी ओवर कैश हो गया मेरे पास तो अगले महीने स्टेबल नहीं रहूंगा ना, फिर किससे दोस्त के बर्थडे के लिए पैसा मांगूंगा। समझ में आई आपको मेरी बात? अब पढ़िएगा बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से बोरो किया एज सच, वैसे यूज करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा, पर एक्चुअल में उसने उधार लेने के लिए नहीं मांगा था ये पैसा। सच बोरोइंग्स बीइंग एडिशनल टू इट्स नॉर्मल बोरोइंग्स। नॉर्मली तो जो बोरो कर रहा है वो तो इकोनॉमी में वर्किंग चल ही रही है, ये तो लिक्विडिटी एक्सेस मार्केट में ना आ जाए, इसलिए उसने कहा मेरे को पैसा अपना रखवा दो, एंड इशूज उसके अगेंस्ट, पैसे के अगेंस्ट ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज को वो इशू कर देता है। बोलो समझ में आई मेरी बात? पक्का पक्का? कहीं डाउट, कोई शक? चलो फिर आगे सुन, ध्यान देना। पॉलिसी रेट ये मैं आपको पूरा करवा चुकी हूं। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के अगेन बेटा दो रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दो मेजर रेट्स होते हैं। मेजर में भी अगर और बड़ा मेजर तो फिर वो रेपो रेट ही है। इमरजेंसी का रेट मेरा MSF जो है वो होता है। तो ये पूरा एक टॉपिक था, हमने निपटा दिया। क्या अब हम एक अलग कैटेगरी ऑफ टॉपिक पे पहुंचे? श्योर बेटा? हाँ ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलो सुनो आगे, ध्यान देंगे। अब आगे सुनिएगा, कुछ और जो है इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करते हैं। इकोनॉमी को चलाना आपको सिखाते हैं, क्या पता आप में से कोई अगला PM बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ। कोई है जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो? नहीं, गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट्स में घुसने का इंटरेस्ट हो? एनीवन? गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट हो? हाँ, मतलब अगर ऐसा कुछ है ना तो उनके लिए ये चैप्टर रादर पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा काम की चीज़ है। आप ये सोचो ना, आप लोग बच्चा इंटर का कोर्स पढ़ रहे हो, ये तो चीज़ें इंटर में बच्चा पढ़ता था, एंड दैट टू इन ग्रुप 2 और ग्रुप 2 के भी आखिरी पेपर में। अभी तो कोर्स चेंज हो गया और आप लोगों को अब पढ़ाया जा रहा है। तो आप ये चीज़ सोचो, अगर आप इंटर में ये पढ़ते तो ये सब आपको रट्टे मारने पड़ते। क्लास का ना एनवायरनमेंट ना वैसे ही बदल जाता है जैसा पेपर होता है। अगर मेरा पेपर सब्जेक्टिव होता है, लाइक इफ़ यू पीपल नो, मैं इंटर में SM लेती हूँ, तो SM में क्या करते हैं हम, SM में मैं क्लास में बच्चों को लर्न करवाती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने सीनियर्स से पता करना, जिन लोगों ने मुझसे SM पढ़ा है आप उनसे पता करना। मैं इतनी सारी वीडियोस दिखाती हूँ, इतनी सारी कंपनीज की वीडियोस दिखाती हूँ, रियलिस्टिक डेटा में शेयर करती हूँ, उनको मैं बिजनेस ओनर्स बना देती हूँ, उनसे मैं काम करवाती हूँ, और क्लास में आवाज़ गूंजती है, मेरे बच्चे क्लास में लर्न करके जाते हैं चीज़ों को। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपके लिए अप्रोच अलग है, आपको मुझे रीजनिंग देनी है, आपको मुझे लॉजिकली समझाना है। अब मैं SM में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, वहाँ रीजनिंग नहीं है, वहाँ पे सोचने पे मजबूर नहीं करते, वहाँ पे भी बच्चों को मैं ओनर बनाती हूँ। देखो आप ये अगर हो तो आप कैसे करोगे काम, आप अगर इस बिजनेस को संभाल रहे हो आप कैसे करोगे काम। पर द थिंग इज, मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, जितने मर्जी रीजन्स दे दूँ, लिखना नहीं आएगा बच्चे को तो बच्चा तो बर्बाद है, उसकी बर्बादी मेरी बर्बादी है। सिंपल सी बात है। तो जैसा पेपर होता है वैसी अप्रोच आपको भी रखनी है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव है तो रीजनिंग पे ध्यान देंगे, पेपर सब्जेक्टिव है तो लर्निंग पे ध्यान ज़्यादा जाता है। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ना शुरू करोगे
तो पक्का जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे सुनेंगे मैम LAF क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए RBI ने कुछ फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। कैसी फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के नाम की। लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है, अरे रिवाइज करवा दो, एक बच्चे का डाउट है, बताओ बेटा। लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा होने का मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। मनी सप्लाई को कम करना चाहती हूं मैं, तो रेपो रेट बढ़ा देंगे। कल की क्लास में पढ़ा ही था ये। अच्छा, कल की क्लास से मुझे याद आया, इन रेट से आपने आई होप इसको भी ठीक कर लिया होगा। कौन सा था वो टॉपिक, कहाँ गया, जो आपके दोस्त ने यहाँ पे आके सॉल्व किया था? ये वाला। इसके एरोज आपने करेक्ट कर लिए होंगे। हाँ, मैंने चेंज करवाया था यहाँ पे, इसको करेक्शन कर लेना RRR पे। तो उन्होंने जो लिखा था वो किसी और माइंडसेट से था, इंस्टीट्यूट उसको करेक्ट नहीं करेगा। चलो, तो वो आपने करेक्ट कल कर लिया था। आगे सुनेंगे। आज एक आपसे क्वेश्चन करवाऊंगी और करने के बाद आपको यहाँ पर आके सॉल्व करना है, और प्लीज़ आइएगा ज़रूर। कल कौन आए थे, आज आए हैं क्या वो? कौन आए थे? कल आप आए थे। सच्ची सच्ची बताना, ऐसा मुझे फील हुआ, शिवर कर रहे थे यहाँ पे आके, थोड़ी सी घबराहट थी। पर क्या अगर अब मैं दोबारा बुलाऊंगी फिर वो घबराहट आएगी? नहीं आएगी। शुरुआत का बच्चा वो 1 मिनट जो सोच आती है ना, यार गलत हो गया तो, बेइज्जती हो गई तो, दोस्त हंसेंगे तो, ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑनलाइन बच्चे देखेंगे तो, अगर ये इतने सवाल जवाब खुद से करोगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनका एक कहीं ना कहीं पॉइंट इंस्टीट्यूट के सोच के हिसाब से गलत था। स्टिल आई गिव चॉकलेट, क्योंकि मेरा पर्पस आंसर सही करवाना नहीं था। वो यहाँ पे आके सारे भी गलत करके जाते ना, चॉकलेट उन्हीं के नाम की थी। जो भी आते, कल वो आए तो उनके नाम की थी। उससे बड़ी, उससे बेहतर, उससे अच्छी आप खुद भी खरीद सकते हो। भगवान ने इतनी आपको कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता आप में है। तो वो चॉकलेट बांटना, इट इज़ जस्ट माई वे ऑफ रिकग्नाइजिंग योर एफर्ट्स। और एफर्ट्स किस चीज़ के? सही आंसर निकालने के लिए नहीं। आप पूरा गलत करके जाओ, मैं तो फिर भी दूंगी अगर मुझे देनी है चॉकलेट तो। वो किस चीज़ के एफर्ट्स थे? उस कुर्सी से इस कुर्सी तक का रास्ता जो तय करना है ना, वो एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो पहली बार की जो झिझक है ना, अगर आप उसको साइड में रख दोगे ना, बिलीव मी, सब कुछ पॉसिबल है। हम ना बस अपने मन में वो एक डर बना के बैठे हुए हैं, और वो डर को जब तक निकालोगे नहीं ना, वो डर कभी ना कभी फिर आगे आएगा। इस टाइम के लिए मान लो मेरा मन था आगे स्टेज पे जाने का, और वो आ गए, हाँ चलो अच्छा यार, चलो कोई तो चला गया। अभी के लिए वो डर खत्म हो गया कि चल सॉल्व हो गया, कोई और चला गया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने बोला आज कौन आएगा, फिर से मन में धुक धुक, यार मन तो कर रहा है जाने का, पर मैं कैसे जाऊँ। उस टाइम के लिए वो टेम्परेरी डर आप बिठा लोगे, उस पर टेम्परेरी काबू पालोगे। लॉन्ग टर्म में क्या करोगे? आगे तो बढ़ना है ना। आर्टिकलशिप करोगे, आपका प्रिंसिपल आपको बोलेगा कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उस क्लाइंट से मिलो, इस कंपनी में जाओ, दिल्ली से बाहर जाओ। मना कर दोगे? नहीं कर पाओगे। सो ये एक बेस्ट आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने उस डर को, उस हेजिटेशन को काबू पा सकते हो। मैम RRR में क्या चेंज करना था है? अच्छा, कुछ नहीं, ये एरो चेंज करने थे बस। ठीक है, RR में इंक्रीज करना है तो कम करो, डिक्रीज करना है तो बढ़ा दो, ये एरो चेंज करने थे। चलो अब आ जाओ आगे। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं अब आपके साथ ना क्या शेयर करूँगी, ये ना बच्चा हमने ना बैकग्राउंड स्टोरी शेयर की है। बैकग्राउंड स्टोरी यानी कि मुझे अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना था या मुझे मनी सप्लाई को कम करना था, तो बैकग्राउंड में RBI काम कर रहा था। RBI ने काम कैसे किया? कहता है मैं ना रेपो रेट अगर बढ़ा देता हूँ, मैं अगर रेपो रेट, या चलो और आसान ले लेते हैं आपके लिए, मैं अगर CRR बढ़ा देता हूं तो ज्यादा पैसा रिजर्व में जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। और मैं अगर CRR कम कर देता हूं तो रिजर्व में पैसा कम रहता है, लोनेबल फंड्स बढ़ जाते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। बच्चा, ये जो बीच का गैप है, ये एरो में काम क्या हो रहा है, अब ये हमें देखना है। समझ पाए हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अब
ट्रांसमिशन मैकेनिज्म्स। पहले बहुत सारे होते थे इंटर में, अब आपके लिए नहीं है, 4 ही हैं, वही करेंगे। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म्स यानी कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है CRR बढ़ाने का, कम करने का, RR आपके कौन से MSF रेट, पॉलिसी रेट, किसी भी प्रकार का चेंज जो RBI ला रही है, वो ट्रांसमिट कैसे होगा, माध्यम क्या है कि वो मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, वो हो कैसे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, क्या मतलब है मेरा कहने का। मान लो बेटा जी मेरे पास मेरा RBI कहता है CRR को बढ़ा दो। CRR को बढ़ाने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अब रिजर्व्स में पैसा ज्यादा रहेगा। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे। उसका क्या रहेगा आगे, उसका आगे ये रहेगा, पैसा कम होगा तो लोन पे कम बांटेगा, मनी सप्लाई गिर जाएगा। अब इसने और क्या किया, ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है मैं एक काम करता हूं, RBI कह रहा है मैं रेपो रेट को बढ़ा देता हूं। रेपो रेट क्या था, रेपो रेट वो रेट था जो RBI की कमाई होती है, कमर्शियल बैंक पे करता है। इसने कहा मैं रेपो रेट को बढ़ाऊंगा। अब अगर कमर्शियल बैंक खर्चा ज्यादा करेगा तो वो अपने आगे इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो बढ़ा देगा, वो भी तो बढ़ जाएगा ना। अब कमर्शियल बैंक भी कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं पैसा, वो भी तो कहीं से कमाई का जरिया ढूंढेगा, कहेगा अगर मेरे को RBI को ज्यादा देना पड़ रहा है तो मैं अपनी जेब से थोड़ी ना लेकर आऊंगा, मैं भी लोगों से खींच लेता हूं, मैं इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ा देता हूं। इसने इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ते ही मनी सप्लाई क्या हो गया, लोग कम आएंगे लेने, मनी सप्लाई कम हो गया। आप समझ पा रहे हो, ये है वो माध्यम। हमने अभी तक जंप मारा यहां से सीधा यहां पर बीच में ऐसा क्या हो रहा था कि ये अल्टीमेटली मुझे आफ्टर रिजल्ट्स मिल रहे थे। दिस इज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। किसी गवर्नमेंट पॉलिसी, अच्छा जब मैं गवर्नमेंट बोलूं मॉनेटरी पॉलिसी में, प्लीज वो सेल्फ इंप्लाइड है कि मैं RBI की बात कर रही हूं, ठीक है। तो क्योंकि वो भी सरकार का ही डिपार्टमेंट है तो इसलिए बार बार मुंह से वो सरकार निकलता है, पर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर मैंने RBI नहीं बोला, गवर्नमेंट बोला, इट इज वन एंड द सेम। तो अब यहां पर RBI ने अगर रेट्स को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज लाया कि मैं CRR बढ़ाऊंगा, मैं RRR बढ़ाऊंगा, मुझे पता है इनके होने से ये होगा, पर ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे। दिस इज इंपैक्ट ट्रांसमिट करने का मैकेनिज्म। इनके कम या ज्यादा होने का इंपैक्ट कैसे ट्रांसमिट होगा, किस पाथ को, किस रूट को, किस GPS को फॉलो करेगा, ये उस रूट की बात कर रहे हैं। यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मेरा GPS ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है। समझ में आई मेरी बात, ये उसका मीनिंग था। अब आप जरा इसको अगर पढ़ के देखोगे ना, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की लाइन को, पल्ले कुछ नहीं पढ़ना था। It describes how changes made by RBI to its monetary policy, अब समझ पाओगे, settings flow through to economic activity and inflation। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई भाई, अगर यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरती रहेगी, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। और अगर मनी सप्लाई कम हुआ, या चलो अब मैं बढ़ाते की बात करती हूँ, अगर बढ़ गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट हो जाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा होगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। एंड व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन, कि भाई अगर मनी सप्लाई कम करना है यानी कि इन्फ्लेशन को कम करना मकसद था, और यहां पर मान लो बढ़ाना था यानी कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का मकसद था। समझ पा रहे हो? श्योर? ओके, आगे सुनिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे यही चैनल्स, इनको अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूं। पहला चैनल, आई विल टेक दिस वन, कैश फ्लो। मैं पहले अपनी तरफ से आपको समझाऊंगी, फिर हम आगे चेक करेंगे। सुनना ध्यान से। रिवर्स रेपो रेट कौन सा रेट होता था, याद करो। RBI के पास डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक्स अपना एक्सेस फंड, जिसके अगेंस्ट ये इंटरेस्ट पे करता है, जिसको हम RRR बोलते थे। करेक्ट, यही था। अब अगर बेटा RRR को बढ़ा दिया जाए,
आरआरआर को बढ़ा दिया जाए तो अब बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा मैं लोन पे पैसा क्यों दूं, मेरे को तो आरबीआई से डिपॉजिट करवाने पे ज़्यादा मिलता है। तो जब ये बैंक इनको पैसा डिपॉजिट ज़्यादा करवा देगा, लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे, लोन कम दे पाएगा, मनी सप्लाई गिर जाएगा। ये इसका रीज़न था। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला था, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, आरआर को बढ़ा दो। चेक करो, जो एरो मैंने चेंज करवाए चेक करो। मनी सप्लाई को, क्या एग्जाम्पल लिया मैंने इसमें, डिक्रीज करना है। मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो आरआरआर को बढ़ा दो, इंक्रीज करना है तो कम कर दो। ये लॉजिक दिया था। चलो अब सुनो आगे, नेक्स्ट देखना। अब हम आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो चैनल जो मुझे आपके साथ शेयर करना है उसकी हम बात करेंगे। और ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, इंटरेस्टिंग है और मैं ये पहले बनाऊंगी, उसके बाद ये आपको भी बनाना है। उसका रीज़न क्या है, जो मैं यहाँ समझाऊंगी चाहे वहाँ से पढ़ लेना चाहे ये लाइनें पढ़ लेना, बात एक ही है। तो सुनेंगे पहले तो समझेंगे, फिर ये लिखने का काम आप बाद में करते रहना। सुनो क्या हुआ, समझना बेटा। कोई बैंक है, बैंक ने किसी को लोन दिया। नाम तो बोलो कोई आज अपना, कोई भी एक नाम बोल दो। हाँ जी, नहीं, कहाँ से आवाज़ कहाँ से आ रही है जी, बताएं। अरे एक नाम बता दो। अंकित, संकेत, ठीक है, सुनेंगे। बैंक ने संकेत को लोन दिया, ठीक है, या कह लो कि संकेत ने बैंक से लोन मांगा, मिल गया इनको पैसा। बदले में रिपेमेंट भी तो करेंगे ना। ये हर महीने ना 20,000 रुपए की रिपेमेंट करते हैं लोन पर। लोन की रिपेमेंट हर महीने 20,000 करते हैं। पर ये लोन कैसा है बेटा, मैं अज्यूम कर रही हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये फ्लेक्सिबल रेट पर लोन लिया और दिया जा रहा है। फ्लेक्सिबल रेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज मैंने लोन लिया 5% पे, मार्केट में अगर 8% हो गया तो फिर ये मेरा 20,000 उस 8% के हिसाब पर कैलकुलेट होगा, और अगर 5 का 2 रह गया तो फिर नया अमाउंट कैलकुलेट होगा। दिस इज फ्लेक्सिबल रेट लोन। क्या फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं करना, इकोनॉमी में जो चेंजेस आएंगे उस हिसाब से मेरा नया अमाउंट कैलकुलेट करके मेरे को मेरा बैंक बता देगा। करेक्ट है ये बात, ये मुझे अज्यूम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट सुनना। अब ना क्या हुआ बेटा, सपोज क्या हो रहा है, सपोज इंटरेस्ट रेट फॉल्स बिकॉज ऑफ आरबीआई ने ना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई। कह रहे कि मेरे को मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए तो बेटा इंटरेस्ट उसको कम ही करना पड़ेगा ताकि और लोग आए लोन लेने के लिए। पहले प्लीज समझ लेना, लिखना नहीं। लिखने का काम दोस्त आप घर पे भी कर पाओगे, पर अगर मैं समझा रही हूँ वो स्किप हो गया ना तो फिर समझ नहीं आएगा। ये लिखने का काम आप घर पे कर लो, या अगर टाइम रहा आई विल गिव यू टाइम तब कर लेना, पर एक बार पहले समझ लीजिए। सुनेंगे, सपोज इंटरेस्ट रेट फॉल्स, क्यों? बिकॉज ऑफ आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मुझे बताना बेटा, क्या आप मानते हो इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ है तो संकेत बैंक को, संकेत आप ही बताना, आप बेटा बैंक को अब 20,000 दोगे या 20,000 से कम का अमाउंट देना पड़ेगा? सोचो। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी नेचर की है, मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम हुआ होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है दोस्त, तो मुझे सोच के बताओ, अब आप बैंक को 20,000 दोगे, उससे कम दोगे या ज्यादा दोगे? उससे कम दोगे। सुनेंगे, नाउ संकेत हैज टू पे, मैं अज्यूम कर रही हूं कि ये अब 15,000 रुपए ही पे करते हैं पर मंथ टू बैंक। गॉट माई पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? बड़ा सिंपल सा चल रहा है, ठीक है, आगे सुनेंगे। दिस मीन्स, अच्छा संकेत आगे जवाब दो, देना, संकेत से बात करेंगे हम, माइक देंगे संकेत को। जी बताएं, सुनेंगे, ऑनलाइन सुनेंगे संकेत की आवाज, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? कम। आपने 20,000 से कम दिया या ज्यादा?
कम दिया। क्यों? क्योंकि लोन कैसा था? फ्लेक्सिबल रेट पे था। आगे सुनेंगे। अगला सवाल मेरा आपसे संकेत, मुझे बताओ अब पर मंथ कुछ हाथ में बच रहा है या और एक्स्ट्रा निकल गया है? बच रहा है। कितना बच रहा है? 5000। 5000। क्या संकेत 5000 रुपये जब हाथ में होंगे तो किसी को गिफ्ट दे, अब अगले महीने फेब आ रहा है, तो खर्च करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। बिल्कुल करो। पता चल गया, पकड़ लेना 14 फरवरी को ही आएंगे या नहीं, समझ आप सबको समझ आ जाएगा। तो मुझे बताइएगा बेटा जी, आप 5000 रुपये अगले महीने 14 तारीख को इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है? उससे क्या होगा? आपका खर्चा, वो फूल वाले की इनकम हो गई, चॉकलेट वाले की इनकम हो गई। यस मनी सप्लाई बढ़ गया या घट गया? बढ़ेगा। बढ़ गया, है ना? बस इतना ही था कॉन्सेप्ट, इसी बात को लिखेंगे। दिस मीन्स संकेत सेव्स ₹5000 per month. This increases cash flow by 5000 in economy. बोलो दोस्त, किसी को इसमें कोई डाउट हो? सही चला? आगे से चलते हैं। अब आगे आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर बैंक इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से कम ले रहा है, इसकी कमाई कम हो रही है, तो क्या वो इंटरेस्ट ऑन एफडी भी पहले से कम कर देगा या नहीं करेगा? करेगा। पक्की बात है, ये बड़ा लॉजिकल चीजें हैं। मैं ये इसीलिए 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक की कमाई कम हो रही है तो भाई आगे वो एफडी पे, डिपॉजिट पे भी तो इंटरेस्ट कम ही देगा। बैंक भी क्यों अपनी जेब से नुकसान उठाएगा? नहीं उठाएगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए अब क्या हुआ, पर अब एक और नाम बताओ मुझे, कोई भी नाम बता दो, जल्दी से बताया करो। शुभम, आप शुभम, वो खुद ही नहीं बोल रहा मैं शुभम हूं। सुनो, अब शुभम को माइक देना। शुभम ने क्या किया था, इसी बैंक से के साथ अपने डिपॉजिट्स करवा रखे थे। शुभम बताओ, आपने डिपॉजिट, आप ही हो ना शुभम? मुझे देखो बेटा, मुझे देखो। हाँ, शुभम ने बैंक के साथ डिपॉजिट करवाया था, तो शुभम आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा दोस्त बैंक से? यस मैम। पक्का? ठीक है। इनको बैंक से मिल रहा है इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है इनको? 2000 रुपये पर मंथ के 10,000 रुपये इनको जो है वो मिल रहे हैं महीने के। अब बेटा अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगी थी और अभी अभी हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन कम हो गया है, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी भी कम हुआ होगा, और उसकी वजह से सिंस इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स वर डिक्रीज्ड, इसका इंपैक्ट क्या आया? बैंक्स विल ऑल्सो पे लेस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। क्या दोस्त आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? बोलो ना, चीज आसान लग रही है या मुश्किल लग रही है? लग रही है तो बोल दिया करो ना, थोड़ी मैं खुश हो जाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरा खून बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम है कोई? है? चलो सुनो, बैंक्स विल ऑल्सो पे लेस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स लीडिंग टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट इनकम ऑफ शुभम। शुभम को कम पैसा मिलेगा। शुभम आपको ना अब से मिलेंगे 7000। सपोज 7000, या सपोज शुभम now receives ₹7,000 as interest on deposits। वो डिपॉजिट्स एफडी आरडी जो भी मानना है मान लेना। क्लियर है बात? मुझे बताओ बेटा, शुभम आपको पहले 10,000 मिलते थे, अब 7,000 मिलेंगे। आपका फायदा चल रहा है, नुकसान में हो? नुकसान। कितना नुकसान? 3,000। अब ये अगले महीने 14 फरवरी को बुके नहीं खरीद पाएंगे, या छोटा खरीदेंगे। चॉकलेट बड़ी वाली देनी थी, अब छोटी वाली देंगे। मुझे बताओ, मार्केट में मनी सप्लाई कम हुआ या बढ़ गया? कम हो गया। ये ना बेटा मैंने आपको पूरा कैश फ्लो समझा दिया। इसकी एक लाइन और रह गई है, अब वो आपके सामने मैं लिख रही हूं, ध्यान देना। अब क्या हुआ बेटा, संकेत की तो सेविंग्स थी, कितने की? वेरी नाइस।
और शुभम का नुकसान था कितने का? 3,000 का। मुझे बताओगे बेटा इकोनॉमी में नेट इफेक्ट क्या आया? 2,000 से कैश फ्लो बढ़ा या कम हुआ? इंक्रीज इन कैश फ्लो 2,000, दिस विल लीड टू इंक्रीज या डिक्रीज इन मनी सप्लाई? इंक्रीज। समझ में आई बात? अब आप मुझे ये बताओ क्या हर बार इंक्रीज ही होगा मनी सप्लाई में? नहीं, रिड्यूस भी हो सकता है। कब कैसे पता चलेगा? जिसका इंपैक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। मान लीजिए बेटा जी सेविंग्स हुई तो सही पर 2,000 की हुई, लॉस हुआ तो सही पर 5,000 का हुआ। अब बताओ 3,000 से मनी सप्लाई घट गया। मैम ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मान लो कि बैंक जो है, बैंक क्या कर रहा है, पहले लोन पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उसको पहले से कम इंटरेस्ट मिल रहा है। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि लोन जिन लोगों को मैंने दिया है, लोन लेने वाले लोग अगर कम हैं तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी, और अगर बैंक के पास डिपॉजिट रखवाने वाले लोग ज्यादा है तो उस हिसाब से इंपैक्ट ऑपोजिट चला जाएगा। अब ऑब्वियसली पैसा पहले से कम आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन कम हो गया, इंटरेस्ट ऑन एफडी भी कम हुआ था, पर एफडी के लोग अमाउंट ही इतने सारे थे कि वो कम लोग को भी मुझे जब देना पड़ा तो मेरी इनकम से ज्यादा का मैंने दे दिया। आप समझ पा रहे हो ये बात? तो नेट इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेट इफेक्ट डिपेंड्स which ever effect is stronger. Start writing it down. अरे यार, हेडिंग डाल दीजिएगा कैश फ्लो चैनल। अब आप यहां से पढ़ो, पूरे टेबल को पढ़ लो या बुक में लिखी हुई लाइंस पढ़ लो, आपकी इच्छा है। हाँ वो करेंगे, पता कैसे चलता है इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है? वो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब एयर पोल्यूशन कम है या ज़्यादा है तो हम AQI मेजर करते हैं, ऐसे उसको मेजर करते हैं। पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कैसे होता है। आयुष मैंने बता दिया है, ठीक है, मैंने बता दिया है। थोड़ा सा भरोसा मुझ पे करेंगे, आस पड़ोस वालों में नहीं। कोई है क्या नॉन कॉमर्स वाले? मैं भूल गई, मैंने पूछा तो था आपसे पहले भी पर मैं भूल गई। कोई है नॉन कॉमर्स? अच्छा आप ही हो? कौन से बैकग्राउंड से? आर्ट्स। तो वाई CA? मतलब कोई रीज़न, कहीं धोखा खाया था CA में आए? नहीं मतलब क्या रीज़न कुछ? अच्छा ठीक है, अभी इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं मेरे इकोनॉमिक्स में आ रहा है, अब बस मेरा काम बन गया। विजिबल है ना? हाँ, वर के बाद क्या लिखा है? मेरी राइटिंग इतनी बुरी है क्या? वर कहाँ है ये तो बताओ। मैं पूरा रीड कर देती हूँ ऑनलाइन, मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ रहे हो। वर, suppose interest rate falls because of RBI's expansionary monetary policy. Now Sanket has to pay rupees 15,000 per month to bank. This means Sanket saves 5,000 per month. This increases cash flow by 5,000 in economy. Since interest rate on loans were decreased, banks will also pay less interest on deposits, leading to decrease in interest income of Shubham. Suppose Shubham now receives rupees 7,000 as interest on deposit. संकेत की सेविंग 5,000, शुभम का लॉस 3,000, इंक्रीज इन कैश फ्लो कितना आ गया? 2,000 का हो गया। दिस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई किससे? 5,000 रुपए, 2,000 रुपए से। डन? हाँ अब मुझे बुक से रीड करवाना है।
लेक्चर्स प्लीज़ स्किप ना करें। ऑफलाइन अगर लिया है बैच तो ऑफलाइन आकर देखो, ऑनलाइन लिया है तो ऑनलाइन वाले रेगुलर रहो। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर आप लोगों का बफर रह गया। लेक्चर्स अगर पेंडिंग रह गए ना, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा बच्चा। मैं बार बार बोल रही हूँ, बाद में यू विल नॉट गेट एनी टाइम कि आप अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर पाओ, नहीं मिलेगा। चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, साथ के साथ करते रहोगे तो सही रहेगा। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। बैच ही 3 महीने एक सब्जेक्ट को लग जाते हैं, और आप चेक कर सकते हो मई में एग्ज़ाम है, आप लोगों की तो डेट शीट भी आ चुकी है, इस बार पहले ही आ गई है, तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। साथ में देखें, ऑफलाइन बैच लिया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफलाइन आकर उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाओ, नहीं तो ऑनलाइन ले लेते ना बैच। तो प्लीज़ देखो, हाँ बहुत जेन्युइन रीज़न है तो घर पे बैठ के देख लो, पर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एटलीस्ट देख कर आओ लेक्चर्स को। न्यू ज्वाइनिंग है तो लेक्चर्स को देख लो घर पे, डबल स्पीड पे देख लो, पर ख़त्म करो उस चीज़ को। चलेंगे, अब मैं बुक से पढ़ रही हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। थोड़ा सा बच्चा जल्दी लिखो। सुनेंगे अब आगे। चलिए बुक से देखते हैं एक बार, अब आपको समझ में आएगा। और मेरा सवाल अब आपसे ये रहेगा कि ये लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं बुक वाले, कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट which affects the decision of households and businesses by changing the amount of cash available to spend on goods and services। कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ने इंटरेस्ट रेट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन है या वो एफडी है, उसके ऊपर कोई भी चेंज आएगा तो लोगों के पास कितना पैसा रहेगा और वो आगे कितना खर्च करेंगे, उस डिसीजन को ये इम्पैक्ट करेगा। This is an important channel for those that are liquidity constrained, for example, those who have already borrowed up to the maximum that banks will provide। तो अब आपने, अगर आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, लिमिट आपकी ख़त्म हो गई है, आप और बोरो नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए तो मनी सप्लाई कम हो गया। तो ये वाला चैनल जो है आपको क्या बता रहा है, क्या जता रहा है कि आपके पास जो मनी रहेगा वो कितना रहेगा, वो कम रहेगा या वो ज़्यादा रहेगा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन एफडी पर डिपेंड करेगा। आप सोच के देखो ना बेटा, क्या आज तक आप लोगों ने कभी किसी से जनरल बात भी की हो या किसी को घर में बड़ों को करते सुना हो? वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर की बातें नहीं करते। वो बोलते हैं वो बैंक कौन सा कितना रेट दे रहा है, वो सीनियर सिटीजन पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, वो जो है इस वाले एफडी पे 5 साल की एफडी कराए तो कितना इंटरेस्ट दे रहा है, अच्छा बीओबी ज़्यादा दे रहा है, अच्छा आईसीआईसीआई ज़्यादा दे रहा है, आईसीआईसीआई में दौड़ते हैं। हमको एज अ जनरल पब्लिक, हमको क्या पड़ी है इन इकोनॉमी के में जो रेट्स में पॉलिसीज में चेंज आ रहा है उसको जानने की? हम नहीं जानते। पर वो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है इस बार ना। पिछले बार तो ना सीनियर सिटीजन पर 10% रेट था, इस बार पता नहीं क्या हो गया, 8% रह गया। अरे वो 10 से 8 पर अगर आया है ना इंटरेस्ट ऑन एफडी फॉर सीनियर सिटीजन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी कम हुआ होगा, उसकी कमाई कम हुई होगी। और वो क्यों कम हुई होगी? क्योंकि उससे पहले सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो में कोई चेंज आया होगा। ये पूरा एक जो है सिस्टमिक चेन बनती जा रही है, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे। आगे सुनेंगे, चेक करिएगा। अ रिडक्शन इन लेंडिंग रेट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन या डिपॉजिट, लेंडिंग रेट लोन या डिपॉजिट, लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा जी मान लीजिए कम हो गया। अब आगे नहीं पढ़ना, खबरदार पाप चढ़ेगा, आगे नहीं पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कम हो गया बेटा, तो मुझे बताओ अब इंटरेस्ट पेमेंट आप पहले से कम करोगे या ज्यादा करोगे? कम करोगे। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट पहले से कम करोगे तो आपके पास अवेलेबल कैश पहले से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो मार्केट में एज एग्रीगेट, एज अ होल मनी सप्लाई कम है या ज्यादा है?
अगर आपके पास अवेलेबल फंड ज़्यादा है तो चलो, और ये लो बीच में एक चेन और बना देती हूँ आसान करने के लिए। अब आप पहले से खर्चा कम करोगे या ज़्यादा करोगे? ज़्यादा करोगे। इकोनॉमी में पैसा कम घूमेगा या ज़्यादा घूमेगा? पढ़ के तो देखना, सेकंड पॉइंट यही है क्या रिजल्ट? ये अब आप पढ़ेंगे। कैश फ्लो चैनल एक प्रकार का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है। 4 ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, डिफरेंस नहीं है, ये उसका पार्ट है। 4 हमारे पास चैनल्स हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, फॉरेन एक्सचेंज और प्रेजेंट वैल्यू। ये ट्रांसमिशन चैनल्स हैं 4। पढ़ के देखो, क्या यही लिखा है? रिडक्शन इन लेंडिंग रेट रिड्यूसेस इंटरेस्ट पेमेंट, इंक्रीजेस द अमाउंट अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाएगा, लोअर रिपेमेंट्स होंगी। वेरिएबल रेट मोर्टगेजेस, क्या ये अक्षर मिल गया जो मैंने लिखवाया था? फ्लेक्सिबल रेट, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। अगर फिक्स्ड रहेगा तो कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? फिर तो आपका हर बार एक ही फिक्स्ड अमाउंट जाता जा रहा है। लीविंग देम विद मोर डिस्पोजेबल इनकम। और आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब इन्होंने क्या किया है, कहते हैं अब मुझे बताओ, लोन पर इंटरेस्ट कम हो गया तो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इनकम। ये कौन से इनकम की बात हो रही है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वाले इनकम की बात हो रही है। अगर कमाई कम होगी बैंक की लोन्स देकर तो वो आगे एफडी पे भी तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। उसने कम कर दिया। हाउस होल्ड वाले लोगों की कमाई कम हो गई, जिसकी वजह से उनके पास पैसा कम रह गया और अब वो स्पेंडिंग और डिमांड कम करेंगे। मार्केट में मनी सप्लाई कम पहुंचेगा, कहानी खत्म हो गई। मुझे बता पाओगे ये वाला हमसे पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स में अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया है? मनी सप्लाई, इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है? इसमें कौन सी पॉलिसी का नाम है? बताओ ना। पॉलिसी कैसी? इंडिविजुअल पॉइंट में देखूं तो एक्सपेंशनरी, इसमें कॉन्ट्रैक्शनरी, पर ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? वो जो भी स्ट्रॉन्गर होगा। भाई एक कम पॉलिसी लगानी है यार, या तो तुमको मनी सप्लाई बढ़ाना है या कम करना है, एक टाइम पे दोनों काम होंगे तो नेट इफेक्ट कुछ तो दिखना चाहिए ना। अब जिसका भी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा से होगा, और वो कैसे होगा वो मैंने पूरा आपको यहाँ पे दिखाया है, इसीलिए दिखाया है कि अब जो होगा, these two effects will work in opposite direction, but a reduction in interest rate can be expected to increase spending. अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा लोन पे तो आपके पास पैसा ज्यादा है और अब आप स्पेंडिंग को बढ़ा दोगे थ्रू दिस चैनल। यूजुअली इसका इंपैक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, फर्स्ट इफेक्ट लार्जर देन दी सेकेंड। यूजुअली इंटरेस्ट रेट ऑन लोन का से जो सेविंग्स होती हैं आपको कम होने पर वो ज्यादा इंपैक्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन का इंपैक्ट ज्यादा आता है। क्लियर है? चाहे वो कम हो या वो ज्यादा हो, उसके इंपैक्ट के हिसाब से यूजुअली आपका जो है एग्रीगेट इंपैक्ट चेक किया जाता है। क्लियर है? ये एक चैनल था। वी आर डन विद दिस चैनल। नेक्स्ट देखेंगे। बेटा दोबारा समझा दो, कौन सी लाइन? नेट इफेक्ट ही तो बताया है, चेक करो। यहाँ पे संकेत को 5,000 की सेविंग्स हुई, शुभम को 3,000 का लॉस हुआ। ये लो, मैं ना तुमको अकाउंट्स की तरह लिखती हूँ, ये लो लॉस हो गया। नेट में 2,000 रुपये बचा, इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रही हूँ, तो 2,000 से मनी सप्लाई बढ़ गया, तो कौन सा इंपैक्ट स्ट्रॉन्गर होगा? मान लो बेटा सेविंग्स होती 2,000 की, ठीक है, और यहां पर लॉस हो जाता 5,000 का, तो मुझे बताओ हमारे पास 3,000 से मनी सप्लाई कम हो गया, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा किस पे डिपेंड किया? सेविंग्स या लॉस, किसका इंपैक्ट स्ट्रॉन्गर होगा? क्लियर हुई मेरी बात? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। डन है ना? आगे बढ़ूं, अगला चैनल नेक्स्ट चेक करना दोस्त। नेक्स्ट चैनल की बात अब हम करेंगे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा चैनल? एक्सचेंज रेट चैनल। और आई वॉन्ट यू पीपल यहाँ पे पूरा मेंटली प्रेजेंट रहना, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड में जाके मैं चिपका दूंगी, यहाँ से कॉपी मारूंगी, वहाँ पेस्ट कर दूंगी। इसीलिए शुरुआत में पहले 2-3 चैप्टर्स में आई विल सेट योर बेस, और चैप्टर्स आपको लगेगा कि टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, पर वो नेसेसरी है। ठीक है, आगे चेक करिएगा।
नेक्स्ट देखो, एक्सचेंज रेट चैनल की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में तो कोई पंगा नहीं रहता, नहीं, लोगों को ना बहुत यूजुअली रहता है $1 80 का है, $1 अब 90 का हो गया तो एप्रिशिएट हो गया 80 से 90, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ पता है या नहीं पता? $1 80 का था, $1 90 का हो गया, बोलो रुपया एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट? डेप्रिशिएट। और डॉलर, इसमें तो कोई पंगा नहीं है, श्योर होगा ज़रूर किसी ना किसी एक आधे को, पर हम यूजुअली इस चीज़ को ना बोलते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सच्ची सच्ची बताओ किसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्फ्यूजन है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो रहता है। नहीं रहता? पक्का? बड़े अच्छे हो तुम लोग, मैं ही ऐसी हूँ इसका मतलब। हाँ चलो, एनी हाउ सुनेंगे ध्यान से, ध्यान देना, सुनिएगा। हमारे इकोनॉमी में ना क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में ना इंटरेस्ट रेट ना, सुनने वाली बात है बेटा, मैं फिर से फ्लो चार्ट बनाऊंगी एंड आई वांट यू पीपल टू फोकस हियर। हमारी इकोनॉमी में ना बेटा इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया फॉल्स, ठीक है, इंटरेस्ट रेट गिर गया। कौन सा इंटरेस्ट रेट मैम? इंटरेस्ट रेट यूजुअली हम लोन को कंसिडर करते हैं, बट यस अगर लोन का चेंज हो रहा है तो फिर एफडी वाला भी चेंज होता है, ये हमको पता है, अब ये बार बार बोलने वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, अब यहां पर जो मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रही हूं ना, आपकी कमाई की बात कर रही हूं, ये चैनल कमाई पे ज्यादा फोकस कर रहा है। सुनिएगा, अगर आपको इंडिया में कोई चीज खरीदते हो ना, आपको इंटरेस्ट उसकी रिकवरी उस पर कम होती है। आपने इंडिया में पैसा लगाया, प्रॉपर्टी पे लगाया, या आपने सिक्योरिटीज़ पे लगाया, या बैंक में एफडी पे लगाया, इंडिया में जो रिटर्न का रेट है ना, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मतलब कौन से? रिटर्न वाला रेट। रिटर्न्स जो है ना वो इंडिया में कम हो गए। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आती है कि अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट गिर गए तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी और बाहर वाले लोग जो इंडिया में पैसा डिपॉजिट कराते थे, दोनों लोग इंडिया में अब पैसा जमा करवाने में मजा जो है उनको नहीं आ रहा। सही है ना ये बात? ठीक है, मैं इसी बात को लिखती हूं। इसका मतलब ये है इन्वेस्टर्स विल गेट लो रिटर्न्स इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में एसेट्स की डिमांड कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड डिमांड फॉर एसेट्स इन इंडिया। क्लियर है ये तीनों बातें? ठीक है, अब इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स विल शिफ्ट फंड्स इन इंडिया या अदर कंट्रीज? अदर कंट्रीज। इंडिया में जब रिटर्न ही नहीं मिल रहा तो क्यों हम इंडिया में अपना पैसा फंसा के रखें? हम इंडिया से पैसा बाहर निकालेंगे। भैया इन्वेस्टर है कोई, उसको तो पैसे पे रिटर्न चाहिए, तुम लॉसेस दोगे तो क्यों तुम्हारी कंट्री में आना पसंद करेगा? इन्वेस्टर्स चाहे इंडियन हो चाहे बाहर वाले लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हो, दोनों इंडिया से अब बचेंगे, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा था उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे, कहीं और ना बर्बादी हो जाए। तो इन्वेस्टर्स विल शिफ्ट फंड्स इन अदर कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया से तो हमको भैया बाहर जाना है। अब मुझे बताना बेटा, ये वाली सवाल का जवाब मुझे देने की कोशिश करना। अब आपको रुपया मांगता या डॉलर? सबका जवाब चाहिए और हवाबाजी नहीं। अब आपको रुपया मांगता या डॉलर? अगर इंडिया से बाहर जाना है, घूमी घूमी करने जा रहे हो आप लोग, आपको जाना है दुबई जाना है, आपको थाईलैंड जाना है, आपको रशिया जाना है, तो जहाँ भी जाना है रूबल चाहिए, बाट चाहिए, डॉलर चाहिए, उन्हीं की तो करेंसी चाहिए। अपने रुपए लेके जाओगे, रुपए तो उल्टा कन्वर्ट करवाओगे, रुपए को तो बेचोगे, उसके बदले बाहर की कंट्री की करेंसी खरीदना चाहोगे। यही बात मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब क्योंकि इंडिया से बाहर मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो टू बाय फॉरेन एसेट्स इन्वेस्टर्स विल डिमांड, बोलो क्या, डॉलर या रुपए? मैं मान रही हूँ यूएस जा रहे हैं, डॉलर की डिमांड या रुपए की डिमांड? विल डिमांड डॉलर, और
किसके बदले? रुपए के बदले। रुपया बेचेंगे, डॉलर मांगेंगे। ओके, नेक्स्ट चेक करो इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है? डॉलर लोग मांग रहे हैं, रुपया बेचते जा रहे हैं। बढ़िया बात हो गई। मुझे बताओगे बेटा, रुपया या डॉलर, डिमांड किसकी ज्यादा है? लीडिंग टू डैश इन द प्राइस ऑफ डैश। भरो, पहले डैश में इंक्रीज डिक्रीज, दूसरे डैश में डॉलर रुपया। भरो, समझेंगे? डिमांड किसकी बढ़ रही है? डॉलर की। सप्लाई किसकी बढ़ रही है? रुपए की। डिमांड डॉलर की, रुपया की, सप्लाई बढ़ रहा है। क्या मैं इसको बोल सकती हूं डिमांड डॉलर की ज्यादा है पर डॉलर की सप्लाई तो कम है? मुझे बताओ ना, किसी चीज की डिमांड ज्यादा, किसी चीज की डिमांड ज्यादा पर अवेलेबिलिटी कम, क्या वो चीज भाव नहीं खाएगी? उसके भाव नहीं बढ़ेंगे? किसके भाव बढ़ेंगे? डॉलर के या रुपए के? डॉलर के भाव बढ़ गए, डॉलर के भाव बढ़ गए, डॉलर के भाव बढ़ गए, डॉलर के भाव बढ़ गए। क्यों बोल रही हूं बार बार? क्योंकि आपने मुझे ये बताना है करेंसी कौन सी एप्रिशिएट हो रही है, कौन सी डेप्रिशिएट। रुपया क्या हो रहा है? डॉलर क्या हो रहा है? क्या मैं ये कह सकती हूं रुपया वीक हो रहा है? क्या मैं कह सकती हूं डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है? कह सकती हूं ना? खत्म हो गया ना, यही तो चैनल था। अब इसका कॉन्सिक्वेंस बताओ, जो आखिरी पॉइंट कह रहा है। एक पॉइंट है आपका, मैं कहां पहुंच गई हूं? मैं इस पॉइंट पे पहुंच गई हूं। ये सारा मैंने आपको चार्ट में लिखवा दिया है। मुझे आखिरी पॉइंट बताने का, आप चाहोगे तो बाद में इसको नोट कर लेना। मुझे बताओ बेटा, डॉलर डेप्रिशिएट यानी कि $1 पहले अगर 80 का था तो अब आज $1 90 का हो गया होगा। यही डॉलर का डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल बन सकता है। ऐसे केस में मुझे बता पाओगे बेटा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे कंट्री के या एक्सपोर्ट्स? कंट्री के इंपोर्ट बढ़ेंगे या एक्सपोर्ट बढ़ेंगे? बोलो संकेत। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स वाले बोली लगाओ। इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की बोली लगाओ। उसके मन में धक धक हो रही है। इंपोर्ट्स वाली जल्दी से आंसर बताना है हमें बच्चे को। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। दोस्त मुझे बताओ, इसको ना डॉलर को और रुपए को ना समझो कोई चीज है। पहले डॉलर बाहर का एक पेन, यूएसए का एक पेन खरीदने के लिए तुम जेब से 80 देते थे, आज उसी पेन के 90 दोगे। खरीदोगे क्या? तो इंपोर्ट तो तब बढ़ेंगे ना जब खरीदोगे तुम बाहर का माल। बाहर की चीज तो खरीदोगे ही नहीं। बोलो क्या बढ़ेगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स आया गया, क्या इंपैक्ट आएगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यानी कि हमारा जीडीपी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आप प्रोडक्शन अपनी कंट्री से करोगे तभी तो बाहर भेज पाओगे ना, और प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करना यानी कि जीडीपी को बढ़ाना। आओ बेटा मेरे साथ पढ़ेंगे इस टॉपिक को और चेक करेंगे जो हमने वो चार्ट में समझा है क्या एक एक पॉइंट वही है। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगी लिखने का। एक बार मुझे चैनल्स एक्सप्लेन करने दो। हम ऑलरेडी बहुत स्लो हो रखे हैं इस चैप्टर के साथ। ये चैप्टर 2 दिन का चैप्टर है, बट स्टिल क्योंकि मुझे आपको बेसिक्स बताने थे, टाइम लग गया। तो एक बार मुझे सारे चैनल्स बताने दो, उसके बाद आपको मैं नोट करने के लिए टाइम दे दूंगी। और नहीं रहा तो फिर वही ऑप्शन है, घर जाके रिकॉर्डिंग से नोट कर लेना। सुनो, आइएगा। इट इज टिपिकली more important for sectors that are export oriented। अच्छा देखो हम बेसिकली चैनल्स मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये तो पढ़ें कि ये माध्यम बना कैसे मनी सप्लाई कम ज्यादा का। आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो बाहर का पैसा आएगा या आपका पैसा जाएगा ज्यादा? बाहर का पैसा आएगा, बाहर का पैसा आएगा। और क्या हो रहा था, हमारी कंट्री में डॉलर की डिमांड बढ़ गई थी। अब डॉलर की डिमांड को कम करने के लिए या तो सप्लाई को बढ़ानी पड़ेगी, तो सप्लाई बढ़ गई ना डॉलर की।
ये सब क्यों हो पाया? डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट गिर गया था। अब मेरा बच्चा मुझे सोच के बताओ, क्या मुझे आपको दूसरा केस बताने की ज़रूरत है जब इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा? इसका बिल्कुल ऑपोजिट इम्पैक्ट आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो अब तो हर कोई हमारी इंडिया में आएगा, हमारी इंडिया के रुपए की औकात बढ़ जाएगी, मेरा इंडियन रुपी एप्रिशिएट कर जाएगा, यानी कि 80 रुपए वाली बाहर की चीज़ अब 70 रुपए पे मिलेगी। यही होगा ना, अब 70 रुपए में मिलेगी, हमारी औकात बढ़ गई है, हमारे रुपए का स्टेटस दर्जा बढ़ गया है, तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, पैसा बाहर जा रहा है, मनी सप्लाई कम हो रहा है। पैसा बाहर जाना इस मनी सप्लाई का कम होना, पक्का। ऊपर से तो नहीं जा रहा, इकोनॉमी चलानी है ना, क्या करें, है ना। चले, इट इज टिपिकली मोर इंपॉर्टेंट फॉर सेक्टर्स। और ये वाला चैनल किन के लिए होगा? क्या मेरे और आपके लिए? क्या हाउस होल्ड्स के लिए? नहीं, ये उनके लिए होगा जो जिनका काम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जो लोग डील करते हैं, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चैनल बनता है। सुनिएगा, इफ रिजर्व बैंक लोअर्स द कैश रेट, बेटा कैश रेट इज नथिंग बट वही इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को बहुत सारे नाम से आप पुकारोगे, कैश रेट, अपॉर्चुनिटी रेट, अलग अलग नाम आपको दिखेंगे। इट मीन्स, आगे उसने स्पेसिफाई भी किया, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया हैव फॉलन इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट रेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हमने भी यही बोला? इंडिया में रेट कम है, यानी कि बाहर ज्यादा मिल रहा होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो हमारे इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करके बैठे थे, उनके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। अगर उनको कम रिटर्न्स मिलेंगे, पैसा कम होगा, तो इंडिया में डिमांड लोग एसेट्स की नहीं करेंगे या कम करेंगे। और क्योंकि इंडिया में लोगों को एसेट की डिमांड नहीं है, तो रुपया भी उनको अब नहीं चाहिए। इंडिया में खरीदेंगे तभी तो रुपए की डिमांड करेंगे, उनको तो इंडिया में अपना पैसा रखना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर शिफ्ट कर देंगे, फॉरेन एसेट्स में, इंडिया में नहीं रखेंगे। अब क्या होगा? इसकी वजह से क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ था उसकी वजह से मेरा एक्सचेंज रेट स्ट्रेंथन हुआ था, वीक हुआ था? क्या हुआ था? चेक करो ना, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मेरा जो एक्सचेंज रेट था वो क्या हुआ था? रुपया वीक हो गया था। लोअर एक्सचेंज रेट की वजह से मेरी करेंसी क्या हुई? डेप्रिशिएट हुई। अब क्या होगा बेटा? अगर आप डेप्रिशिएट हो गए हो, आपको बाहर की चीजें सस्ती लग रही है या महंगी लग रही हैं? अब महंगी लग रही हैं। मेकिंग फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज महंगा, विथ दोज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आप कहेंगे इंडिया का ही खरीद लो, बाहर से तो पहले 80 रुपए में काम बनता था, आज उसी चीज के 90 रुपए देने, काहे को दें? अब आप ये चीज समझो, डेप्रिसिएशन होते ही करेंसी का एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही बढ़ा, और जो इंडियन लोग थे उनकी भी तो इंडियन प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ गई। अब उनको भी बाहर से, मैं पहले जो है LV का पर्स मंगवाती थी, अब मेरे को लग रहा है कि बाहर पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैं इंडियन ब्रांड ढूंढने की कोशिश करूंगी। तो प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्ट करने के लिए भी ज्यादा बना रहे हैं, अपनी कंट्री के लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए भी बना रहे हैं। बोलो ना, जीडीपी पे क्या असर आएगा? जीडीपी बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए, और अपने लोगों के लिए भी क्योंकि प्रोडक्शन करनी है तो हम लोग भी खुश हो गए हैं, हमको भी काम मिल गया है। लोअर एक्सचेंज रेट, आगे कह रहे इन्फ्लेशन आ जाएगा। वाई? अगर ऐसा हुआ तो इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है? बोलो ना, इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है? एग्जैक्टली, जीडीपी बढ़ते ही मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ा 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 बढ़ा, पैसा सबके पास आ गया, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? इन्फ्लेशन ही तो आएगा। बिकॉज इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव इन इंडियन रुपीज, तभी तो हमने इंपोर्ट्स को कम कर दिया था, क्योंकि बाहर से लाना महंगा पड़ रहा था। एंड वी आर डन विद दिस चैनल एज वेल। करेक्ट है? समझ में आई मेरी बात? थर्ड चैनल पे मैं जा रही हूँ, एक बार प्लीज़ मुझे दोस्त चैनल समझाने दीजिए, उसके बाद आप नोट कर लेना। सो दिस इज़ योर एक्सचेंज रेट चैनल। चाहो नोट करना, आपकी इच्छा है, नहीं तो जो बुक में लिखा है उसी चीज़ को मैंने बस फ्लो चार्ट में दे दिया। ऑनलाइन गिव मी अ थम्स अप, यहाँ तक मेरी प्रवचन आपको समझ में आए। चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट देखते हैं
टाइम पास चैनल, आसान सा चैनल, इन्हीं दो में थोड़ा सा था, टाइम कंज्यूम करवाना था मुझे आपका। अब आगे आपको चैनल में इसमें टाइम नहीं लगेगा। सुनिएगा, फर्स्ट चैनल पर आते हैं इसके, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। सुनना बेटा, देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पता है क्या होता है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क हम इंटरचेंजेबली ज़रूर इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, पर फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? बोलो ना, क्या फ़र्क होता है? अरे गलत ही तो होगा, आप बोलो तो सही। सेविंग वाला तो वो भी तो बचा के ही किया होगा। कासा पे भी मिलता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। और कोई? इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, सेविंग में नहीं होता, कम होता है। ओके, मैं समझ में आया मुझे। ऑनलाइन आपका कोई जवाब? सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क? हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं टोटल, इफ़ यू नो? हाँ, 3, 2, 3, बोली लगाओ ना, 2, 3, 4, 2 की बोली लगाओ, बोली लगाओ 2 की, 3 की बोली लगाओ, 4 की बोली लगाओ, 5 की। 4 पे नहीं आया तो कोई 5 पे कैसे आएगा? 3 की बोली लग रही है। एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 वाले बस, 3, 4, 4 वाले 4 बच्चे, 5। ऑनलाइन क्या लिखा है, किस में पैसा होगा? सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में पैसा हाथ में नहीं होगा। अच्छा, मतलब देना मतलब ये है 500 रुपये। प्रबदित सुनो, कह रहे हैं मैम पैसा हाथ में होगा तो सेविंग, हाथ में नहीं है इन्वेस्टमेंट। इज इट सो? रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा मिलती है एज रिस्क इज़ हायर। ओके, सुनेंगे दोस्त? एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। इकोनॉमीज़ आज के टाइम पर ओपन इकोनॉमीज़ हैं, क्लोज नहीं हैं। जैसे ही हम ओपन हो जाते हैं यानी कि हम फॉरेन सेक्टर को भी अपना हिस्सा मानते हैं। सो एक सेक्टर होता है मेरा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है बिजनेस सेक्टर, तीसरा सरकार, चौथा फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो करती है वो सेव करती है, बिजनेस सेक्टर जो करती है वो इन्वेस्ट करती है। ये डिफरेंस होता है, कोई रिटर्न विटर्न का नहीं। रिटर्न तो ठीक है, जिसको जो जिस चीज़ में इन्वेस्ट करेगा उसको उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं हाउस होल्ड सेक्टर में अगर आ रही हूँ, मैं एफडी पे कर रही हूँ तो 10% मिल रहा है, मैं शेयर्स में कर रही हूँ तो फिर 50% का भी अप्रिसिएशन मिल जाता है। वो रेट से मतलब नहीं होता। सेविंग्स हाउस होल्ड सेक्टर करता है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेक्टर करता है। तो अगर इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा कि फॉरेन सेक्टर के लिए कौन सा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इस्तेमाल होगा, कौन सा चैनल इस्तेमाल होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला। वहाँ पे 4th सेक्टर की बात थी, लिखा था ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंपोर्ट ओरिएंटेड। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंडल्ज करेगा उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट को चेंज करने से मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट आ रहा होगा। आप ये चीज़ समझो। क्वांटिटेटिव बना या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव बना क्योंकि एक एक्सपोर्ट सेक्टर की ही मैंने बात करी है। उन्हीं के थ्रू एक्सचेंज रेट को कम ज़्यादा करके मैंने मनी सप्लाई को कम ज़्यादा किया। और एक्सचेंज रेट मुझे और आपको क्या लेना देना? हम तो तब कभी सोचेंगे जब बाहर घूमने जाएंगे, और हमारे इकलौते के बाहर घूमने आने जाने से एक्सचेंज रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो करोड़ों की जब डील्स होंगी, जब बड़े बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे तब इम्पैक्ट आता है। तो मेरे और आपके घूमने से थोड़ी ना एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। तो ये तो किसी सेक्टर स्पेसिफिक की बात है, क्वालिटेटिव टूल हुआ। तो अगर इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है कि फॉरेन सेक्टर के लिए कौन सा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को चेंज करके, यूज़ करके आप मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हो, दैट इज़ आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल। और अगर वो हाउस होल्ड और बिजनेस की बात करता है तो बेटा ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट चैनल की मदद से, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर्स में पर्टिकुलरली इनके ऊपर जो है मनी सप्लाई कम या ज़्यादा करवाऊँ, तो मैं ये वाले चैनल के इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन और उसकी बात होगी, आपकी डिपॉजिट्स पे बात होगी। क्लियर है ये बात? अब इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट्स की बात एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी, पर उतनी नहीं इम्पैक्ट करेगी जितना उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा एक्सचेंज रेट चैनल का। ठीक है जी, चलेंगे, सुनिएगा। सो दिस चैनल affects consumption, housing investment, business investment,
इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? सो बेसिकली ये जो चैनल है ये हाउसिंग और बिजनेस सेक्टर वालों के लिए है। कहते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक्स, आगे नहीं पढ़ेंगे पाप लगेगा, सुनेंगे। लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, मेरे दोस्त मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कम हुआ या ज्यादा? कम हुआ। अब अगर कम हुआ तो आप हाउस होल्ड सेक्टर में हो, बैंक में पैसा जमा कराओगे या नहीं? नहीं कराओगे। नहीं करवाओगे तो पैसा कहाँ है? आपके पास। आपके पास है तो क्या करोगे? फरवरी में फूल खरीदोगे, खर्चा करोगे, यानी कि चीजों की डिमांड या स्पेंडिंग, दोनों एक ही बात है, क्या होगी? इससे क्या हुआ? मनी सप्लाई। मेरा खर्चा आपकी इनकम, आपका खर्चा किसी और की इनकम। मनी सप्लाई क्या हुआ? पढ़ने का सेकंड पॉइंट। अच्छा, अब इसका ना बेटा दूसरा पर्सपेक्टिव भी था, समझना क्या, ये तो समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अगर कम है, आप डिपॉजिट कम करोगे तो बैंक को पैसा कम जाएगा, वो लोन कम दे पाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। दोनों इम्पैक्ट समझ रहे हो, उल्टे हो रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चा, इकोनॉमिक्स में एक हम अजम्पशन लेते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट की। अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है लोगों के ऊपर इम्पैक्ट बताओ, तो फिर वो वाला इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं करना है। फिर मेरे को बैंक के नज़रिए से नहीं सोचना कि अरे 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 ये क्या हो गया, जब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कम है, बैंक के पास तो डिपॉजिट कम आएगा, डिपॉजिट नहीं है तो आगे लोन पे कैसे पैसा देगा, मनी सप्लाई कम। खबरदार हरकतें की तो। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि बैंक के पर्सपेक्टिव से बताओ, तो अपनी सोच को वहां पे रखेंगे। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि इकोनॉमी में स्पेंडिंग कैसी हो रही है, तो ये वाले पर्सपेक्टिव पे जाएंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पूरा इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन दिस पर्सपेक्टिव अजम्पशन ओनली, कि जब हम जिसकी बात कर रहे हैं, मैं राम की बात कर रही हूँ तो मैं राम की ही बात करूंगी, मैं उसको शाम से कंपेयर नहीं करूंगी। मैं शाम की बात कर रही हूँ तो मैं शाम की ही बात करूंगी, मैं राम से कंपेयर नहीं करूंगी। ये राम शाम बेशक साथ में काम करते हैं, पर मेरे नज़र में दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। एक की बात करूंगी तो दूसरा छुप जाएगा। इस चीज़ पे प्लीज़ फोकस रखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप नहीं ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि ऑप्शन तो देखो दोनों होंगे, मनी सप्लाई बढ़ने का भी और मनी सप्लाई घटने का भी। जैसे कल आरआरआर में आप लोगों का दिमाग घूम गया था, आरआरआर में आप लोगों ने यही तो हरकत की थी कि मैम अगर आरआरआर आपका जो है बैंक को कमाई ज़्यादा हो रही है, वो आगे ज़्यादा दे पाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मैंने तो कहा कि नहीं, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि मैं आगे लोगों के इम्पैक्ट पे तो पहुंची ही नहीं ना। मैं तो बैंक टू बैंक ही खेल रही थी कि अगर आरबीआई ने उसको रिटर्न ज्यादा देने का वादा किया है तो बैंक उसके पास ज्यादा पैसा रखवा देगा, लोन आगे दे नहीं पाएगा, मनी सप्लाई कम हो गया। प्लीज इन चीजों को मैं बार बार बोल रही हूँ, इम्पैक्ट्स बड़े खतरनाक आते हैं, ऑपोजिट इम्पैक्ट दिखेगा आपको, कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें करेंगी। अगर लॉजिकली नहीं समझोगे आप परेशान हो जाओगे। अभी मैंने आपको आज तीसरी क्लास में इस चीज़ का हिंट दे दिया है। सो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कितने सारे रेट्स मैंने बता दिए, कितनी सारे चैनल्स मैंने आपके साथ, थर्ड चैनल शेयर कर रही हूँ, और सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं रादर। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर सही से पढ़ोगे, प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं बोलेगा मैं कौन से नज़रिए की बात कर रहा हूँ, या आपको पढ़ के नजरिया उसका ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्या हमें सेकंड पॉइंट समझ में आ चुका है? थर्ड पे बढ़ेंगे। कहते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कम था तो इंटरेस्ट ऑन लोन कम हुआ होगा, तभी तो ये काम हुआ होगा। अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कम हो गया, आगे नहीं पढ़ोगे। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इससे इसका इंपैक्ट क्या होगा? अब हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो बैंक टू बैंक क्यों खेलें? हम लोगों की बात करेंगे। लोग क्या लोन लेने आएंगे? लोन्स बढ़ जाएंगे, लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लोन्स की डिमांड बढ़ेगी तो फिर इकोनॉमी में क्या होगा? पैसा खर्चा ज़्यादा होगा, मनी सप्लाई क्या हो गया? आ गए ना दोनों इम्पैक्ट सेम। और यही अगर आप दूसरी सोच सोचो तो फिर उल्टा हो जाता है काम। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये वाली चीज अब आप पढ़ लो, इसको भी, सेकंड वाले को भी। मैं इसकी और थोड़ी सी चेन और बढ़ा देती हूँ, टाइम पास कर देती हूँ। लोन ज़्यादा होंगे, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा, एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनेगा, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। अब वो डिमांड किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई एसेट की, घर की, कपड़ों की, मकान की, किसी भी चीज़ की, कोई भी नेसेसरी आइटम, कोई भी लग्जरी आइटम, कोई पर्स, कोई गाड़ी, किसी भी चीज़ की डिमांड हो सकती है। पैसा है तो हम पूछ के थोड़ी ना खर्च करेंगे। ठीक है मैम, अगर मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा तो मैं खर्चा क्यों करूँगा? हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ।
आपको अगर इंटरेस्ट कम मिला, आपके पास पैसा कम आया, अच्छा अब तो मैं समझ गई। आप सिर्फ खर्चा किससे कर रहे हो, वो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर आप डिपेंड हो गए हो कि अगर मुझे कम मिल रहा है तो मैं कम खर्च करूंगा। मैं तो टोटल इनकम में एक पार्ट है मेरा इंटरेस्ट इनकम, मेरे पास टोटल इनकम तो अब कम हो गई ना, ठीक है। आप खर्चा कम करोगे, मैं सही बोल रही हूं, मतलब मैं क्या आपकी थिंकिंग को समझ पाई हूं प्रभदित? हाँ, मैं समझ पाई हूं कि आपकी थिंकिंग को आप यही कन्वे कर रहे हो। चलो सुनो फिर आगे, नेक्स्ट देखिएगा। तो अब ये बातें हमने किसके पर्सपेक्टिव से की, हाउस होल्ड सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। अब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सुनना ध्यान से। कहते हैं अब बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कम हुआ है तो चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर हो, कम तो सबके लिए ही है, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, लोअर लेंडिंग रेट, यानी कि मेरा फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन गिर गया। पर इस बार किसकी बात कर रही हूं, बिजनेस की बात कर रही हूं, तो उनके लिए भी कम हो गया। अब मुझे बताओ ना, चाहे हाउस होल्ड हो, बिजनेस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन कम हुआ है तो हर कोई लोन तो लेगा ना। लोन बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई, एसेट्स की स्पेंडिंग बढ़ गया, एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनता जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ गया। पढ़ो तो जरा थर्ड पॉइंट। और इन सब में मेरे दोस्त मुझे बताएंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी। संकेत, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी, काहे को? तो बढ़ रहा है, बढ़ना यानी कि एक्सपैंड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना? तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हो? यही मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था, नाम के विपरीत उल्टे हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनाना यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाना, कम था, कॉन्ट्रैक्शन में इकोनॉमी थी, इसलिए रेट्स को कम करके मनी सप्लाई को बढ़ाया। यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब बोलेंगे सब लोग कौन सी पॉलिसी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल दिया है। क्या मेरे बच्चा, अगर इंस्टीट्यूट ये लोअर 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 ना लिख के हायर 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 कर दे तो क्या इंपैक्ट नहीं बता पाओगे आप लोग? बता पाओगे, समझ के बताओगे, या यहाँ पे लिखोगे घर जाके इम्पैक्ट इसकी लाइन जहाँ जहाँ लोअर है वहाँ हायर हायर अपने रजिस्टर में नोट्स बनाओगे? हरकतें मत करना, ये हरकतें बिल्कुल नहीं करेंगे, आप समझेंगे। डन है ये चैनल? सो ये हमारा चैनल था। एक बार आप लोग थर्ड पॉइंट प्लीज पढ़ लीजिए। मैम मेरा ये मतलब है कि अगर एक बंदा डिपॉजिट करेगा तो उसका दिमाग तो पैसा कमाने का होगा, तो अगर उसे इंटरेस्ट कम भी मिल रहा है वो उससे कम चलाए, गाना खर्चा क्यों करेगा? वो उससे काम चलाए। सुनो ना बेटा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ना, अभी मैं इंटरेस्ट की ही बात कर रही हूं कि अगर यहाँ पे मेरा बच्चा, मैं समझ गई आपकी बात, आई गॉट इट। अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपको कम मिल रहा है तो आप डिपॉजिट नहीं करवाओगे, आप ना उस हट के ट्रैक पे चले गए और उसको मुझे कांस्टेंट मानना है। मैं जिसकी बात कर रही हूं मैं उसी का इंपैक्ट देखूंगी, ठीक है, कि अगर मुझे इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो मैं खर्चा कम करूंगी, ओके आई अग्री। पर वो जो मेरे को इंटरेस्ट कम मिला है वो क्यों मिला है, मतलब किस पे मिला है? डिपॉजिट पे। मैं डिपॉजिट कम कराऊंगी, तो अब अगर डिपॉजिट नहीं कराया तो पैसा तो मेरे पास है, वो खर्च करूंगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा। आप ना दूसरी तरफ चले गए, टेकन, अग्रीड, बट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम इसी के ऊपर स्टैटिक रहेंगे, ठीक है। ऑल टुगेदर रियलिस्टिकली आप बिल्कुल करेक्ट हो। रियलिस्टिकली हम ये बात नहीं करते हैं कि अगर आज मुझे पनीर मिला है तो मैं फिर चाप नहीं खाऊंगा, तो दोनों मिलेंगे तो मैं तो खाऊंगी। वहां पे हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट की बात नहीं करते हैं। रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली यू आर करेक्ट, लेकिन यहां पर हम थियोरेटिकली अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट वाले उस पे अपने जो है ना नारे पे चलेंगे। चलो जी, लास्ट चैनल करते हैं, एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल। सुनिएगा, ध्यान देना। आप लोगों ने मैथ्स तो कर लिया ना, मैथ्स में प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा, फॉर्मूला याद है? ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करना किशु,
ठीक है, कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करना, डायरेक्ट सवाल आएगा। क्या होता है बच्चा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका? वो किया होगा ना आपने, एन्युटी, परपेचुटी, कुछ ऐसे काम किए होंगे। बोलो तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है? पीवी ऑफ फ्यूचर इनकम, हाउ डू वी कैलकुलेट? ए अपॉन 1 प्लस आई पावर टी। मतलब ये बेसिकली आपका रेट होता है ना, यही होता है। तो मैं इसको क्या लिखती हूँ, 1 अपॉन आर लिखती हूँ, क्योंकि मेरे को तो रेट ही चाहिए। 10% है तो 1.10 हो जाएगा, तो मैंने उस पूरे 1.10 को आर मान लिया। करेक्ट है ना? अब मुझको ये तो नहीं समझाना, ठीक है? सुनो, अब ना बच्चा इस चैनल में क्या है, ध्यान से सुनना, एसेट प्राइस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। मेरे को सोचिएगा और एक बात बताइएगा। मैंने ना आज एक प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, और वैसे मेरी मंथली इनकम 10,000 रुपये ही है। वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास कैसे भी मेरे पेरेंट्स ने खरीदी होगी कभी, ठीक है? वैसे मेरी सैलरी 10,000 रुपये ही है। वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को ना मैं गिरवी रखती हूँ, मॉर्गेज करती हूँ और 10 साल का लोन उठा लेती हूँ, ठीक है? बैंक मुझे लोन देगा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट? क्यों नहीं देगा और क्यों देगा? रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है तो कोई बात नहीं ना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो गिरवी में दी है ना, जब्त कर लेगा, ऑक्शन कर देगा, रिकवर कर लेगा, उसको रिकवर कराना आता है, दे देगा। अब दूसरी तरफ मेरे पास कमाई अच्छी खासी है, पर मोर्टगेज में मैं दे रही हूँ 50,000 रुपये की वैल्यू, दे देगा क्या लोन? नहीं देगा। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है, आज मैं रहती हूं 300 गज के मकान में, मान लो, ठीक है, हाँ मान लो। सुनो, मैं जिस मकान में रहती हूं, मैं 300 गज के मकान में रहती हूं, वो वाला जो घर है वो मैंने नहीं, मेरे दादाजी ने खरीदा था। पर जैसे ही मैंने बोला मैं 300 गज के मकान में रहती हूँ, आपके मन में ये आएगा अरे बड़ी अमीर होगी बंदी। ऐसा आता है, किसी का घर देख के ही लगता है अरे बड़ा अमीर होगा। पता कुछ नहीं है उसके बारे में, उसकी कमाई का मुझे कुछ नहीं पता, करता है कमाई नहीं करता, पर उसका घर देख के, उसका अटायर देख के, उसके जूते देख के, उसका बैग देख के हम कहीं ना कहीं अंदाजा खुद ही लगा लेते हैं अच्छे घर से है या नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं टाइम पास बातें नहीं कर रही आपके साथ, मैं आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। यही चीज है, आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदती हूं, 10 साल बाद बैंक वाले को उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी तो इसकी जाके 5 करोड़ की हो जाएगी, और बंदे ने मेरे से लोन सिर्फ मांगा है 70 लाख का। क्या वो नहीं देगा मेरे को लोन? बिल्कुल देगा। जितनी ज्यादा, क्या ये 5 करोड़ की वैल्यू आज है? फ्यूचर में है, फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी, पर फ्यूचर इनकम की आज की वैल्यू जितनी ज्यादा, लोन लेना उतना आसान या मुश्किल? आसान। और ये प्रॉपर्टी ना मैंने बैंक को बोली है साकेत में है, अब तो और आसान, लोकेशन मैटर्स, पैसा तो लोकेशन का ही है ना। और वही मैंने बोला, मैंने एक प्रॉपर्टी किसी बैकवर्ड रीजन में ली है, और वो प्रॉपर्टी ना उसके भी रेट बढ़ेंगे, पर बेटा उसके रेट मैंने बोला कि चलो जितने भी बढ़ेंगे, बैंक तो मुझे लोन दे दो। बैंक लोन दे तो देगा, पर मुझे ये सोच के बताओ ना बेटा, उस बैकवर्ड एरिया में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 100% बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट? नहीं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो जितना आपकी फ्यूचर में इनकम होने वाली है, अगर मैं उसकी वैल्यू ऑन एन एवरेज आज लगाऊं, जितनी ज्यादा वैल्यू निकल के सामने आएगी, उतना लोन आप आसानी से लोगे या नहीं लोगे? लोगे। तो यही तो है एसेट प्राइस वेल्थ चैनल। क्या आपकी वो प्रॉपर्टी आपका एसेट और आपके वेल्थ का पार्ट बनेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ और एक आपका इनकम और वेल्थ?
वेल्थ में ना सब कुछ आता है, मतलब मैंने अगर कुछ रिंग पहनी है, मेरे कपड़ों की वैल्यू, मेरे पर्स की वैल्यू, मेरे घर की वैल्यू, मेरी वॉच की वैल्यू, मेरे बैंगल्स की वैल्यू, सब कुछ, ये सब कुछ वेल्थ में आता है। पर इनकम जो मैं कमा रही हूँ, एक्टिव पैसिव इनकम जो आई गई, वो वाला हिसाब है कम ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना ज़रा समझने की कोशिश करना। आप मुझे बता सकते हो बेटा, इंटरेस्ट रेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम में रिश्ता कैसा, सीधा या उल्टा? सीधा या उल्टा? अभी जवाब नहीं आ रहा। ये देखो ना, ये लिखा है, देखो मेरी क्या गलती है बेटा, जो लिखा है वो समझाना पड़ता है। कहाँ चला गया? ये रहा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम इज हायर व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लोअर। रिश्ता उल्टा बोल रहा है ना, पल्ले नहीं पड़ा होगा, रीजन नहीं पता चला होगा। चलो एक एक ना मुझे आप करके बताना, कोशिश करना। मान लो बेटा मेरे पास ये जो आपका ए है, जिसको आप एन्युटी या मेरी लैंग्वेज में, मैं अपने इकोनॉमिक्स की सेंस में उसको एनुअल इनकम बोल रही हूँ, वो है मान लो बेटा 5,000। फिर है केस 2 में 5,000, फिर है केस 3 में 5,000। ठीक है, मेरे पास इंटरेस्ट रेट है 20%, मेरे पास इंटरेस्ट रेट है 10%, मेरे पास इंटरेस्ट रेट है 30%। मुझे ना इनका पीवी निकाल के बताओ कितना है। मैं भी निकालती हूँ, आप निकाल। सिंपल रखना इसको, 1/r, a/r से ही रखना। ठीक है, सिंपल रखना इसको, a/r। आएगा नहीं एग्जाम में, सॉल्व करना नहीं आएगा, मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए आपको करवा रही हूँ। प्रैक्टिकल सवाल नहीं आएगा, घबराना मत। 5,000 क्या करना है, डिवाइडेड बाय 0.20, 25,000, यही आ रहा होगा। और क्या करना, अच्छा ये तो सिंपल ही था, 50,000, और इसमें बताना कितना आ रहा है, 5,000 डिवाइडेड 0.30, कितना आ रहा है? ऐसे ही कुछ आ रहा है ना, 1 2 3 4, हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है। डन है भाई, देख लो मेरा मैथ्स बड़ा खराब है। यही आ रहा है ना, हाँ या ना तो बोलो। क्या समझ में आया बेटा कि अगर इंटरेस्ट रेट 20 से 10 होता है, उसी एनुअल इनकम पर पीवी वैल्यू बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट गिरा, पीवी वैल्यू बढ़ गई। और अगर ये 20 से 30 पर जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो ये 25 से 16,000 के आसपास कहीं आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू घट जाती है। क्या प्रैक्टिकली समझ में आई ये बात? हाँ, अब लोन लेने में जा रही हूँ, लोन लेने मैं अब ABCD लिख रही हूँ, टाइम नहीं है इतना। ए लोन लेने जाता है, प्रेजेंट वैल्यू बैंक को 25,000 की दिखती है आज की, मतलब होता है ना, जैसे हम अगर बोले कि पापा के ज़माने के 10 रुपये आज के ज़माने के 1 रुपये के बराबर हैं, मेरे ज़माने का 100 रुपये मेरे बच्चों के ज़माने का 50 रुपये के बराबर होगा, ये वो वाली बराबरी चल रही है। तो मिस्टर ए ने जो प्रेजेंट वैल्यू दिखाई अपने फ्यूचर इनकम की, वो 25 दिखाई, मिस्टर बी ने 50 दिखाई, मिस्टर सी ने 16,000 दिखाई। क्या ये एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट कर रही है? एग्जिस्ट थोड़ी है, तो मिलेगी कभी फ्यूचर में, जो भी टाइम पीरियड है, इन्फिनिटी जो भी टाइम पीरियड है। लोन किसको आसानी से मिलेगा? किसकी एसेट की वैल्यू, वेल्थ, उसका वेल्थ का तो पार्ट बनेगी ना ये, कि भाई मेरे पास 1 करोड़ का घर है जो कि आज से 5 साल बाद 5 करोड़ का हो जाएगा, उसकी वेल्थ में तो दिखेगी ना। बोलो ना, बैंक A, B या C किसको आसानी से लोन देगा? B को दे देगा। यानी कि इंटरेस्ट रेट जितना कम, उतना लोन लेने की कैपेसिटी ज्यादा, उतनी मनी सप्लाई ज्यादा। जितनी इंटरेस्ट रेट ज्यादा, सबसे ज्यादा इसी में था ना, और सबसे कम लोन इसी को ही मिलेगा, शायद रिजेक्ट भी हो जाए तीनों के केसेस में कंपैरिजन पे। इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा, उतना बैंक कहेगा चल हट, क्योंकि उसके पास तो A और B है ना, पहले उनको प्रेफरेंस देगा, और उन दोनों में भी पहली प्रेफरेंस B को देगा। इसको लोन नहीं मिलेगा, मनी सप्लाई कम, कॉन्सेप्ट खत्म। ये था, समझ में आई? और डरना नहीं, घबराना नहीं, ये कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगा, वो अक्षर ऐसे लिखे, मुझे समझाना पड़ा। आइएगा बेटा, बुक से पढ़ेंगे। एसेट प्राइस एंड
पीपल्स वेल्थ इन्फ्लुएंस, कल हम ये चैप्टर भी खत्म करेंगे, साथ ही आई स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। इसके जितने एडिशनल क्वेश्चंस हैं प्लीज़ एक बार घर से ट्राई कर लेना, मैं एक ही साथ आपके डिस्कस कर लूँगी। एसेट प्राइस एंड पीपल्स वेल्थ इन्फ्लुएंस हाउ मच दे कैन बोरो, समझ में आ गया होगा, उनके एसेट और वेल्थ देख के ही तो समझ में आएगा कि हम कितना बोरो कर सकते हैं। हाउ मच दे कैन बोरो एंड हाउ मच दे स्पेंड इन द इकोनॉमी, ओके। जितना ज़्यादा बोरो कर पाएंगे स्पेंडिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी, जितना कम बोरो करेंगे उतनी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। द एसेट प्राइस वेल चैनल टिपिकली अफेक्ट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ओके। चेक करो बेटा, लोअर इंटरेस्ट रेट। अब आप ना कंपेयर, एक दिमाग में ना एक इमेज क्रिएट हो चुकी होगी इस चार्ट की, अगर आप सुन रहे थे मेरी बात को। अगर इंटरेस्ट रेट ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है बेटा, यही वाला, इसी आर की बात हो रही है जिसको आप 1+i बोलते हो, ये वही आर है। इंटरेस्ट रेट बेटा जितना कम उतनी आपको फ्यूचर इनकम की प्रेजेंट वैल्यू कम दिखेगी या ज्यादा? ज्यादा। पहले नहीं जवाब आया था आपका, पर कॉन्सेप्ट समझा तो हम जवाब दे पाए, यही क्रक्स लाइन का। इससे क्या होगा बेटा, एसेट आपके ज्यादा दिखेंगे या कम दिखेंगे? ज्यादा दिखेंगे। लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ गई या घट गई? मनी सप्लाई, पढ़ेंगे प्लीज बेटा। लोअर इंटरेस्ट रेट सपोर्ट्स एसेट प्राइस सच एज हाउसिंग इक्विटीज, यानी कि आपके शेयर्स, बाय एनकरेजिंग डिमांड फॉर एसेट, बढ़ गया, एनकरेज हो गया। इसका रीजन क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर इनकम की अगर ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। क्लियर है? श्योर। हायर एसेट प्राइस, अब क्या हुआ, क्योंकि आपके एसेट्स का प्राइस ज्यादा दिख रहा था तो आपके पास जब लोन लेना था आपके पास मोर्टगेज कोलेट्रल गिरवी रखने के लिए चीज पड़ी थी ना देने के लिए। क्या वो एक्चुअल में तुम्हारी चीज आज 5 करोड़ की हो? तो होगी, अभी सिर्फ दिख रही है बुक्स में, बुक्स में भी कहाँ ही दिखेगी, अभी सिर्फ फील हो रहा है कि हम अमीर हैं। हायर एसेट प्राइस also increase equity collateral of an asset that is available for banks to lend against। जितना ज्यादा आपके पास क्या होगा, एसेट प्राइस दिख रहा होगा, उतनी आसानी से बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। makes it easier for households and businesses to borrow। an increase in asset price increases people's wealth। भाई अगर आज मेरे को वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ की दिख रही है तो 5 करोड़ मेरे वेल्थ का हिस्सा हो गया ना। this can lead to higher consumption, पैसा ज्यादा ले पा रहे हो, इसके बीच के एरो भी बना लो, स्पेंडिंग ज्यादा हो गई है, कंजम्पशन ज्यादा है, शेयर जो है आपका ऑफ एनी इंक्रीज इन देयर वेल्थ जितना इंक्रीज होगा मनी सप्लाई उतनी हो गई ज्यादा। पॉलिसी का नाम एक्सपेंशनरी बनी है या कॉन्ट्रैक्शनरी? इंटरेस्ट रेट कम करके, ये आर को कम करके पॉलिसी कैसी बनाने की कोशिश हुई? एक्सपेंशनरी। इंस्टीट्यूट अगर इसको हायर कर देगा तो बोलो ना उल्टा इम्पैक्ट आएगा, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम दिखेगी, लोन कम ले पाओगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ये 4 चैनल्स थे इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा कि मनी सप्लाई को कम ज़्यादा तो करना है। आरबीआई ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, इन सबको कम ज़्यादा करने के लिए, पर बीच का रूट कैसे फॉलो हुआ कि वो सीआरआर को अगर मैंने कम किया, रेपो को कम किया या किसी रेशियो को और कम किया तो वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों के ऊपर कि मनी सप्लाई अल्टीमेटली कम ज़्यादा हो जाती है। ये है ट्रांसमिशन चैनल। एक लाइन बस प्लीज पढ़ लो, पूरा टॉपिक हो जाएगा। This describes how changes made by RBI to monetary policy flow through the economic activity and inflation। प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, हमने तो बड़ी आसानी से फ्लो चार्ट पढ़ लिए, बट जिसको बनाना पड़ता है, काम जिसको करना है, आरबीआई ने पूरी इकोनॉमी के लिए करना है, तो एक्चुअल में द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स, लार्ज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है। सोचा था ऐसे ऐसे रेपो को कम कर देते हैं ये हो जाएगा, रेपो को बढ़ा देते हैं, 100% श्योरिटी है क्या उस चीज़ की? नहीं है श्योरिटी। अबाउट द टाइमिंग एंड साइज ऑफ इम्पैक्ट, और ये कैसे होता है? सबसे पहले आप मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हो, एंड दिस इंटरेस्ट रेट कैन एनी ऑफ दोज यू हैव स्टडीज, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, कुछ भी हो सकता है, उसको आप चेंज करोगे। फिर वो इंटरेस्ट रेट आगे इन 4 चैनल्स के थ्रू अपने इम्पैक्ट को लेकर जाएगा और फाइनली मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करेगा। ठीक है? श्योर? पक्का? ओवर तो नहीं हो जाता? हाँ, मैंने कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं बिल्कुल आसान एकदम चार्ट बना बना के इजी लैंग्वेज में बताऊँ। आई होप क्लियर है। ऑनलाइन ऑल डन,
ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सी यू ऑल टुमारो। टुमारो आई विल स्टार्ट नया चैप्टर एज वेल। क्वेश्चंस कर लेना, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे जैसे रहेगा टाइम। आज कुछ नोट करना रह गया हो और ब्रेक में जाना पसंद ना हो तो यहाँ से नोट कर लेना, नहीं तो घर पे जाके नोट कर लेना। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है प्रभदित, ठीक है। मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना आपका नाम, क्योंकि बीच में जे भी आ रहा है ना और मैं बोल नहीं रही हूँ। हाँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ी, क्षमा करना अगर नाम प्रोनाउंस करने में कोई गलती हुई हो। ऑनलाइन कोई डाउट? कैन वी वाइंड अप? हाँ, कैन वी कॉल इट अ डे? चलें हम। थैंक यू अनुराधा। चलो, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।